मैनेजर के सामने तो जो जूनियर कैंडिडेट्स होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, नहीं पीठ पीछे कहते हैं तो बेवकूफ़ है, इसे तो कुछ समझ में खुद को नहीं आता है, मुझे डांटने चला। आज के टाइम में बिजनेस में प्रॉफिट रेवेन्यू गेन करने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया एक मोटिवेटेड टीम। ऐसा क्यों? कंपनीज जो है मतलब टीम बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देती है, जबकि पूरी टीम ही मिलकर एक कंपनी को रन करती है। कि मोटिवेशन, एनर्जी, कल्चर हमेशा ऊपर से नीचे आता है और रेवेन्यू टर्नओवर नीचे से ऊपर जाता है। क्योंकि जब कंपनीज में कई बार ऐसा भी होता है कि टीम के एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं या ब्लेम गेम खेल रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम पूजा जी, उस गेम का नाम है ब्लेम गेम। तो सेल्फ लव के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या सिखाते हैं आप? इलॉन मस्क आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो उसके पास 48 घंटे नहीं, उसके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर इलॉन मस्क दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। अब जिस जगह पर, जिस पोस्ट पर हो, अगर आप वहाँ पर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, बिल्कुल, तो आप अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहे हो। कई बार बहुत लोगों की सैलरी मतलब अच्छी होती है, उनको ऐसा लगता है कि मेरी सैलरी तो अब बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से मार्केट में मेरे लिए ऑप्शंस कम हो गए हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपकी भी सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो डॉक्टर दीपक भारद्वाज जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में 2 लाइंस मेरे व्यूअर्स को बताएं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं जी, तो लगभग मुझे 18 साल हो गए हैं लोगों के साथ काम करते हुए, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। आफ्टर माय स्कूलिंग अगर मैं बात करूं, वहां से स्टार्ट करूं 12th के बाद, जी, आई स्टार्टेड माय करियर एज ए योगा ट्रेनर। ओके, तो जो बेस है मेरी एजुकेशन का वो योगा एंड हेल्थ वेलनेस है। और काम करते करते मौका मिला मुझे दिल्ली पुलिस के साथ काम करने का, यूपी पुलिस के साथ काम करने का, सीबीआई एकेडमी के साथ काम करने का। क्या बात है। और पिछले साल, काफी सालों से मैं बहुत सारी महारत्ना, महागुना या फिर बात करूं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के साथ, नेशनल इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स के साथ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा हूँ। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ आज तक मैं इंटरेक्ट हो चुका हूं अपनी ट्रेनिंग्स के माध्यम से, जहां पे मैं लोगों की प्रॉब्लम सुनता हूं और उसके सॉल्यूशंस उनको देने की कोशिश करता हूं। आज के टाइम में बिजनेस में प्रॉफिट रेवेन्यू गेन करने से भी ज्यादा जरूरी हो गया एक मोटिवेटेड टीम। ऐसा क्यों? मोटिवेटेड टीम उससे ज्यादा जरूरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन रेवेन्यू को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। राइट, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आज के टाइम पे हर कंपनी कुछ ना कुछ बेच रही है। हम लोग बात करें, चाहे आप सर्विस बेच रही हैं जी, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रही हैं, राइट, और बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट है, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी टीम मोटिवेटेड नहीं है तो उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली, वो उसकी वैल्यू ही नहीं बता पाएंगे। एग्जैक्टली, तो अगर आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट में सर्कुलेट करना है, एक अच्छा रेवेन्यू बिल्ड करना है, तो आपको अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान कि मोटिवेशन, एनर्जी, कल्चर हमेशा ऊपर से नीचे आता है और रेवेन्यू टर्नओवर नीचे से ऊपर जाता है। क्योंकि जब एनर्जी और कल्चर ऊपर से नीचे तक अच्छे तरीके से जाएगा तो नीचे की टीम के अंदर वो स्पार्क, वो एनर्जी रहेगी और वो उसी मोटिवेशन के साथ आगे काम करते हुए आपके रेवेन्यू टर्नओवर को ऊपर लेकर जाएगी। क्या बात है। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज जो है मतलब टीम बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देती है, जबकि पूरी टीम ही मिलकर एक कंपनी को रन करती है। या कंपनीज में कई बार ऐसा भी होता है कि टीम के एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं या ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। आप स्पोर्ट्स देखते हैं जी? अकॉर्डिंग टू यू दुनिया का सबसे अच्छा खेले जाने वाला गेम कौन सा है जो पूरी दुनिया में खेला जाता है? आई थिंक इट्स क्रिकेट। क्रिकेट कुछ कंट्रीज में खेला जाता है। ओके। फुटबॉल की बात करें तो वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज में खेला जाता है, बट मैंने वर्ड यूज किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम, पूजा जी, उस गेम का नाम है ब्लेम गेम। तो दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम है ब्लेम गेम। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये गेम जितने अच्छे लेवल पर खेला जाता है उसकी ग्रोथ उतनी ही कम होती है, उतनी बुरी होती है। तो जब हम लोग टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट की बात करते हैं तो उनका पर्पज होना चाहिए इस गेम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रखने का।
राइट। क्योंकि अगर ब्लेम गेम आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है तो एक टीम स्पिरिट, टीम बॉन्डिंग, कोलैबोरेशन और वो लीडरशिप स्किल्स इनहेंस होते हैं और आपकी कंपनी और ऊपर तक जाती है। जनरली बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी से ऐसा है जो रोल ही क्लियर नहीं कर पाते कि किसका क्या काम है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है, कभी कोई काम किसी और के जिम्मे, कभी कोई काम किसी और के जिम्मे, और उसके बाद लोग एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं कि ये तो मेरा काम नहीं, उसका काम है, और आपस में आर्गुमेंट्स चलते रहते हैं, और जो टीम के लीडर होते हैं वो भी लीडरशिप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं, पिछले लगभग 17 साल में मैं 1.5 से 2 लाख कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को टच कर चुका हूं। ओके। पैन इंडिया में बात करूं, उसमें पीएसयू भी हैं, उसमें टेक कंपनीज भी हैं, उसमें मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज भी हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पर होता है, और उसमें डायरेक्ट कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेट होती हैं। ठीक है। इन सबको देखने के बाद सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि हायरिंग के टाइम पर अगर आप एक एम्प्लॉय का अपने विजन के साथ अलाइनमेंट नहीं करते हैं तो उसका कभी भी अपना रोल डिफाइन नहीं होता है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। मैं हमेशा बात करता हूँ 2 तरह की कंपनीज हैं, एक लाला टाइप कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी। अब दोनों के अंदर वर्क कल्चर का डिफरेंस देखिए। जो क्वेश्चन आपने किया, ये ज्यादातर आपको जो कल्चर है मिलेगा लाला टाइप कंपनीज में, क्योंकि वहां पर माइक्रो मैनेजमेंट भी है, हर किसी को रोल क्लियरली डिफाइंड नहीं है। बट इसकी जगह आप एमएनसी में जाइए, और जैसे आप एमएनसी में जाकर देखते हैं कि हर किसी इंसान को उसका रोल इतने अच्छे से डिफाइंड है, डिसाइडेड है कि इस पर्टिकुलर इंसान को ये करना है, वो अपने काम को भी टाइम पे करते हैं। और वहां पे इस तरह के कभी भी ना तो ब्लेम गेम खेले जाते हैं, ना कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, और ना वो इस छोटी पॉलिटिक्स के अंदर फंस के अपनी ग्रोथ को रोकते हैं। वही एक रीजन है कि आज के टाइम पर सेम टाइम पर 2 कंपनी स्टार्ट होती है, सेम इंडस्ट्री में काम कर रही है, सेम तरह का प्रोडक्ट बना रही है। इनफैक्ट ये तो मैंने बड़ी चीज बोली, मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी मार्केट में आप किसी भी लोकल मार्केट में जाइए और आप 2 शॉप्स को देखिए, दुकान सामान्य शब्दों में किराने की दुकान, राइट। एमआरपी सेम है, सेम प्रोडक्ट के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, राइट। वो भी चीनी हो सकता है 50 रुपए किलो दे रहा है, ये भी 50 रुपए किलो दे रहा है, लेकिन एक दुकानदार के पास पैर रखने की जगह नहीं, इतना कस्टमर खड़ा हुआ है, राइट। हो सकता है दूसरे दुकानदार की दुकान बड़ी है लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं है। डिफरेंस कहाँ पर आया? सिर्फ एक चीज के अंदर, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, व्यवहार में ही व्यापार है। बिल्कुल, कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यापार अच्छा है, राइट। और जब इसको हम एमएनसी लेवल पर लेकर जाते हैं तो यही व्यवहार हमारा थोड़ा सा पॉलिश हो जाता है, बिल्कुल, शब्दों का चुनाव बदल जाता है और उसको हम लोग कल्चर बोलने लग जाते हैं, रोल्स की डेफिनेशन के बारे में बात करने लग जाते हैं। बट मेन चीज व्यवहार है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है और वही सेम कल्चर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इम्प्लीमेंट किया है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बेहतरीन मिलेंगे। कुछ कंपनीज में लीडर्स ऐसे होते हैं कि बाइस्ड होते हैं, मतलब कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं उन्हें बहुत बटरिंग करते हैं, मतलब चमचागिरी अगर आप कह लो, बहुत बटरिंग कर रहे हैं, तो वो उनको, मतलब उनसे कोई गलती भी हो रही तो इग्नोर कर रहे हैं, और वो अपनी गलती किसी और पे थोप रहे तो उसे ही ब्लेम कर रहे हैं कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ऐसे कोई केसेस आते हैं? मैम, उनको हम लोग लीडर्स नहीं बोलेंगे, वो बॉस है, वो मैनेजर्स है। यही एक बेसिक डिफरेंस है कि कोई कंपनी ग्रोथ क्यों लेती है। जहां पर मैनेजर्स बॉस है वो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाती। अगर हम बात करते हैं लीडर्स की तो लीडर्स बायस्ड नहीं होते। जब वो लीडरशिप लेवल पर आते हैं तब तक उनका इंटेलेक्चुअल माइंडसेट इस लेवल पर डेवलप हो चुका होता है कि उन छोटी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं फंसते, वो बायस नहीं होते, उनको रिजेक्शन सुनाई नहीं देता, उनको ना सुनाई नहीं देता जी। ऐसे में हम लोग जब एग्जांपल्स देते हैं तो हम एग्जांपल देते हैं गूगल का, हम एग्जांपल देते हैं मेटा का, हम एग्जांपल देते हैं इन्फोसिस का, कि क्यों ये कंपनी जितना ग्रो कर रही है। राइट। इनफैक्ट मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो मेटा के अंदर काफी सालों से वर्किंग है। एक दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ था एंड मैंने उनके सिस्टम में देखा कि वो कोई कोर्स कर रही है, जबकि बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे होने के बाद भी उन्होंने लीडर बोर्ड खोल के दिखाया जिसमें मार्क जुकरबर्ग की भी फोटो थी, कि खुद इस लेवल पर होने के बाद, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी होने के बावजूद, मार्क जुकरबर्ग भी आज के टाइम पे इन कोर्सेज को करते हैं और उन बैचेस को अचीव करते हैं। कि जो जो बैच आप अचीव कर रहे हैं, जो जो टाइटल्स आप जीतते जा रहे हैं, उस हिसाब से आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब अपने आप को ये नहीं कहना है कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझे सब कुछ आता है,
तो उस चीज को आप लर्निंग प्रोसेस में आगे ला सकते हो। लर्निंग में आगे ला सकते हैं, प्लस आप अपनी टीम के साथ एक एग्जांपल सेट कर रही हैं Right. कि मैं बॉस नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ, और जो चीजें मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ मैं भी खुद ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पर हूँ। जी जी, ऐसे टीम भी काफी मोटिवेटेड होती है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि लीडरशिप बोलकर नहीं दिखाई जा सकती, वो करके दिखाई जा सकती है। ओके, जैसे आपने कहा कि आपने 1.5 लाख से भी ज्यादा कॉर्पोरेट में आपने ट्रेनिंग दी है, 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को, तो ट्रेनिंग देने की अलग से जरूरत भी क्यों पड़ती है कॉर्पोरेट में? बदलते वक्त के साथ काम करने के तरीके बहुत बदल चुके हैं। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप देखते हैं जब ट्रेनिंग देने जाते हैं? तो अब मैं ना हमेशा सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, ये डिफरेंस है IQ एंड EQ का। अगर कोई इंसान एक अच्छी डेजिग्नेशन पर है, ऑब्वियसली उसका IQ लेवल बहुत अच्छा था, वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा था, तभी वो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर पहुंचा। बट IQ को डेवलप करने के प्रोसेस में हम EQ के ऊपर काम करना भूल जाते हैं। राइट। और जब बात आती है इमोशनल क्वोशेंट की, तो आपको जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपके IQ से बहुत बड़ी चीज है जी। IQ को अच्छा किया, आपने एक अच्छे पैकेज वाली जॉब अचीव की, आप वहां पर सेटल हो चुके हैं जी। लेकिन जब बात करते हैं EQ वाले, तो जब मैं कॉर्पोरेट के अंदर जाता हूं तो मैं उनको नहीं सिखा सकता एकेडमिक्स, क्योंकि वो अपने प्रोफाइल में ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है, तभी वो लोग वहां पर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वहां पर बात करता हूँ EQ की, और जब हम लोग EQ की बात करते हैं तब हम लोग बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, तब हम लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तब हम लोग बात करते हैं आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट की। जब इन चीजों की बात करते हैं, वर्क लाइफ की बात करते हैं, सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे हमारी जरूरत पड़ती है किसी भी कॉर्पोरेट को। राइट। कि जब तक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा, जब तक एक एम्प्लॉय घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाता रहेगा और ऑफिस का स्ट्रेस घर पर लेकर जाता रहेगा, तब तक चीजें बैलेंस नहीं हो सकती। तो हम लोग EQ की बात कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका इम्पैक्ट तो आपके प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है। तो ऐसे में गैप कहाँ पे आपको दिखता है? यही एक गैप है क्योंकि हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते। अगर मैं बात करूं, आप अपने सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ जो बात करते हैं, या किसी भी कॉर्पोरेट के 4-5 लोगों का हम लोग एग्जांपल लें, वो सारा दिन बात करते हैं, वो सारा दिन बात करेंगे ऑफिस के पॉलिटिक्स के बारे में, हो सकता है शेयर मार्केट के बारे में बात करें, कहीं कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो उसके बारे में बात करें, वो घूमने फिरने की बात करें। लेकिन जो मैंने बातें की आपसे EQ से रिलेटेड, उनमें से कोई भी इंसान स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ लव, इसकी कोई बात ही नहीं करता। ये एक सबसे बड़ा गैप है। तो सेल्फ लव के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या सिखाते हैं आप? टाइम मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। ओके। भगवान ने जब ये दुनिया बनाई, जैसा हम लोग मानकर चलते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज के अंदर पार्शियलिटी नहीं की। आज हम लोग जैसे बात करें, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो 24 घंटे में से अप्रोक्स 20 घंटे काम करते हैं जी। हम दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बात करें, इलॉन मस्क की, वो भी बहुत काम करते हैं। हम टाटा बिरला, अंबानी की बात करें, तो जब टाइम बांटा गया तो मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, exactly. अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं, इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। किसी कैटेगरी पे हो, सबके पास। ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है तो उसके पास 48 घंटे नहीं, उसके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर इलॉन मस्क दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। उसी 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी दुनिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट लीडरशिप लोकतांत्रिक कंट्री को रन कर रहे हैं। लेकिन हम रो रहे हैं। तो मुद्दा टाइम का नहीं है, मुद्दा टाइम मैनेजमेंट का है। एग्जैक्टली। लोगों के मुंह से हमेशा सुनने को मिलता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। शायद मैं भी ये चीज कहती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज के लिए। टाइम है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। राइट। तो जिस दिन ये टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा ना, उस दिन सारी चीजें सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। 24 आवर्स हैं, 8 से 10 घंटे आप ऑफिस में देते हैं, 6 से 7 घंटे आप सोने में बिताते हैं, सुबह शाम के कुछ घंटे आप घर की जो डेली नीड्स के आपके काम है उसमें बिताते हैं। उसके बाद आप बोलते हैं कि टाइम नहीं है टाइम। बिल्कुल। आप अगर सुबह 6 बजे उठते हैं, आप सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट कर सकते हैं। जो टाइम आप रील्स को स्क्रॉल करने में निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे निकाल रहे हैं, और उन अनवांटेड कॉल्स पर निकाल रहे हैं, टीवी पर निकाल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसी में मैनेज करना पड़ेगा। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट का मुझे मतलब टाइम कहाँ वेस्ट होता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपके हाथ में एक बार फोन आ गया तो आपको पता नहीं चलेगा आपने कितना टाइम उसमें खराब कर दिया। अगर एक दिन इंसान अपने फोन को अपने से दूर रखे, सिर्फ एक दिन, तो उसे समझ में आए कि उसके पास बहुत टाइम है। क्योंकि पहले के टाइम में
हमारे पास इतनी कहते ऑटोमेशन नहीं थी, कपड़े हाथ से धोने होते थे और शायद चूल्हा जला के खाना बनाना होता था, सारी चीजें मैनुअल और फिर भी टाइम था, लोग साथ में बैठ के गप्पे लड़ाते थे। और आज के टाइम में लोगों के पास टाइम ही नहीं है, विच में हम लोग टाइम कहीं खराब करते हैं। मैं पिछले कुछ टाइम पहले हेमकुंड साहिब गया था अपने बाइक ट्रिप पर। तो गोविंद घाट पे आपको अपना कोई भी बाइक कार जिससे जाते छोड़ना होता है। उसके बाद आपको ट्रैक करके जाना होता है घाघरिया, तो उत्तराखंड में आप जाएंगे, वहां से वैली ऑफ फ्लावर भी जाते हैं, हेमकुंड साहिब भी जाते हैं। तो हेमकुंड साहिब में मैंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई पड़ी पूजा जी वहां पर, और वहां पे लिखा था, मे बी यू विल नॉट गेट इंटरनेट हेयर बट वी अश्योर यू you will get best connectivity here। वाओ, वो लाइन मुझे वो लाइन इतनी अच्छी लगी कि आपको यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे सबसे ज्यादा कनेक्ट फील करेंगे। एंड दैट वाज राइट। मतलब वहां से हेमकुंड साहिब तक जाने का जो मेरा ट्रैक था, या वहां से वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने का मेरा जो टाइम था, दैट वाज सेल्फ टॉक टाइम, सेल्फ टाइम। आपका मोबाइल आपके पास नहीं है, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं हो रहा, आप मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे होते कि फैमिली के साथ भी कहीं जाते तो फोन पे ही ज्यादा टाइम बिताते, बस मैं तुम्हारे साथ फिजिकली मौजूद हूँ लेकिन मेरा दिल और दिमाग मेरे फोन में ही घुसा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम्स ही लोगों को काफी देखने को मिलता है। हर कोई इससे जूझ रहा है। इनफैक्ट आजकल मैं बहुत सारी रील्स देखता हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कि फैमिली डिनर टाइम के लिए बैठ रही है और कंडीशन ये है कि डिनर तब मिलेगा, खाना तब मिलेगा जब आप अपना मोबाइल रखोगे। बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए। एक्चुअली मैंने भी कल ये कंडीशन रखी अपने हस्बैंड के साथ कि उन्होंने बोला कि कहीं ट्रिप पे चले, मैंने कहा कि मैं चलूंगी लेकिन तुम फोन से दूर रहोगे तब मैं चलूंगी वरना जाकर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अब तो जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है और बहुत सारी चीजें आई हैं, तो अब तो 24 घंटे आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है, और रहा सा टाइम आपका सोशल मीडिया। जी। अगर स्ट्रेस पे आते हैं, जैसे अभी टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, तो स्ट्रेस आज के लाइफ में बहुत पड़ा है। जैसे कि आपने कहा कि ऑफिस का स्ट्रेस घर जाता है, घर का स्ट्रेस ऑफिस जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करें? पहले तो ये समझना जरूरी है स्ट्रेस है क्या। सबके अपने अपने डेफिनेशन है क्यों है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बात करूँ, इस मोबाइल का वेट आई थिंक 200-250 ग्राम होगा। मैं अपना हाथ सीधा करके इसको यहाँ पे उठाऊं अगर, तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। बट इसी को अगर मैं सेम पोजीशन में 1 से 2 मिनट होल्ड करूं, तो मेरा हाथ इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगेगा और अल्टीमेटली पेन के साथ मुझे इसको नीचे गिराना पड़ेगा। Exactly. ठीक ऐसे ही हमें जब तनाव होता है, टेंशन होती है, जैसे जैसे उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, वो स्ट्रेस में बदलता चला जाता है। तो स्ट्रेस होना अच्छी चीज है। अगर आपको स्ट्रेस ना हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ना करें, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आगे ना बढ़ पाए। लेकिन स्ट्रेस भी 2 तरह का है, एक गुड स्ट्रेस, एक बैड स्ट्रेस। अगर आप ग्रोथ के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे जो बच्चे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेंगे तो वो मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो जो उनका स्ट्रेस है वो बहुत पॉजिटिव स्ट्रेस है। जी। वो उनको फोकस करने में मदद करता है, वो अपना पूरा ध्यान एक जगह लगा पा रहे हैं, 16 to 80 आवर्स तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छा स्ट्रेस है। एट द सेम टाइम वही चीज जब नहीं हो पाती, छिछोरे मूवी का अगर आपने एक डायलॉग सुना हो, जब सुशांत सिंह राजपूत का बेटा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, तो वहां पे वो ये चीज बहुत अच्छे से बोलता है कि एग्जाम की तैयारी तो हर कोई कर रहा था, सबने तैयारियां कर रखी थी कि जब रिजल्ट आएगा ये शैंपेन की बोतल खोलेंगे, इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इन फेलियर की तैयारी किसी ने नहीं की, और उसी डर में बच्चे उस तरह का स्टेप ले जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक वैसे ही हमारा स्ट्रेस है। अगर आप अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा स्ट्रेस मुझे ग्रोथ दे रहा है और कौन सा स्ट्रेस मुझे पेन दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, वो एक नेचुरल आपका इमोशनल सेगमेंट है जिसको बहुत इजीली कवर किया जा सकता है मेडिटेशन के थ्रू, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के थ्रू, अच्छी डाइट के थ्रू और अच्छी कंपनी के थ्रू। बिल्कुल, अच्छी कंपनी के थ्रू। राइट, आपको जिस वजह से भी स्ट्रेस हो रहा है आप उसके बारे में सोचो, उसके ऊपर काम करो कि क्यों स्ट्रेस हो रहा है, उसको दूर करो। जी। आप जैसे अच्छी कंपनी की अगर बात करें तो अच्छी कंपनीज देखने को बहुत कम ही मिलती है, ऐसा मेरा नहीं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनका कहना है। और लोगों को काफी अपनी जॉब से लोग खुश नहीं है, ऐसा क्यों? इस माइंडसेट को समझना पड़ेगा जी।
एक टैबू बन गया है कि नौकरी करना मतलब मजदूरी करना। मैं हमेशा सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, मतलब कॉर्पोरेट के अंदर, और नॉट ओनली कॉर्पोरेट, मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं PSUs की बात करूँ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ, जिसको हम लोग इंडिया के अंदर मानते हैं कि इसकी तो सरकारी नौकरी लग गई, इसकी तो लाइफ सेट है, राइट। इसको जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बहुत पैसे है, बहुत पैसे, रिटायरमेंट में पैसा मिलेगा, छुट्टियां बहुत हैं, एट द सेम टाइम आप बहुत किसी अच्छी MNC में बहुत अच्छे पैकेज पर हैं, लेकिन सबसे क्वेश्चन पूछिए और भाई लाइफ कैसी चल रही है। मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो ये कहे कि मजा आ रहा है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई नहीं बोलता। हर किसी का एक ही आंसर होता है, भाई बस पूछ मत, मतलब कि अब लाइफ अच्छी नहीं है, बॉस ने जीना हराम कर रखा है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए, पूरा टाइम ऑफिस में निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। मेरा वहां पे सबसे एक ही क्वेश्चन होता है, तो फिर आपने 12th तक पढ़ाई क्यों की, और 12th के बाद जिस भी सेक्टर में आपको जॉब करनी थी आपने उसकी पढ़ाई क्यों की? आप 12, 15, 18 साल से प्रोग्राम्ड थे इस जॉब को करने के लिए। अब जब जॉब ज्वाइन हो गई है और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, कल थे या कल रहेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाले मेहनताने से, सैलरी से आपका घर चल रहा है, आपकी गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हो, बिल्कुल, तो भी ग्रेटिट्यूड की जगह हम लोग गालियां दे रहे हैं। राइट, यू शुड बी ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड नहीं है। अगर आपको उस जॉब से परेशानी, आप छोड़ दीजिए, दूसरी ले लीजिए, लेकिन कल्चर तो वहां पे भी 19-20 वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो कंपनी बुरी नहीं है, हमारा ब्रेन इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका है कि हमने इस चीज को ऐसे बना लिया है कि अब जिंदगी काटनी है तो नौकरी करनी पड़ेगी। मैं तो इनफैक्ट बहुत लोगों को बोल भी देता हूँ कि परेशानी है तो छोड़ दो। कह रहे सर ऐसे कैसे छोड़ दे, तो फिर रोना बंद कर दो, तो फिर रोना बंद कर दो। राइट। या तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि आज मैं 35 साल का हूँ, एक एग्जांपल, कि आज मैं 35 साल का हो गया हूँ और अगले 25 साल और मुझे नौकरी करनी है, 60 साल की उम्र में रिटायर होना है। या तो आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए, तो 60 साल की उम्र तक आपको डेली घर से निकलते हुए पेन नहीं होगा, ऑफिस में आप इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो छोड़ दीजिए, फिर किस बात का टेंशन है। आप छोड़ भी नहीं रहे हैं और आप स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली दो चीजें हैं कि कुछ ऑफिसेस का कल्चर सच में टॉक्सिक होता है और लोग ज्यादा सैलरी के चक्कर में वहां से रिजाइन नहीं कर पाते हैं और उस स्ट्रेस को वो ऑफिस में भी झेल रहे हैं, घर में भी झेल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माइंडसेट ही हो गया है कि भाई मैं स्ट्रेस में रह रहा हूँ। तो जो लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं रियल में, या जिन्होंने ये थिंकिंग पाल रखी है, तो उन्हें स्ट्रेस से कैसे दूर रहना चाहिए? जैसे हमने अभी बात की, तो सबसे पहली जरूरत है अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना। जब तक आप अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उस पर कभी काम नहीं कर सकते। एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान, कोई भी इंसान का एग्जांपल ले लेते हैं। 20 साल पहले उनके फादर ने कोई लोन लिया था जिसकी वो EMI चुका रहे थे जी। तो पिताजी के जाने के बाद आपको EMI चुकानी पड़ रही है। पीछे 10 साल से आप अपने जिस भी दोस्त से बात कर रहे हैं, जो भी पूछ रहा है और किस बात का स्ट्रेस है, पूछ मत। पिताजी लोन छोड़ के गए थे, वो लोन चल रहा है, कार की EMI चल रही है, होम EMI चल रही है, एजुकेशन लोन लिया था वो EMI, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। तो आप उसको ही अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट करने के साथ साथ जब एक प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हो चुकी है, आप उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली। 10 साल से आप अपने सर्कल में हर इंसान से सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, ये EMI मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। 10 साल पहले आपको आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है। बिल्कुल। अभी सॉल्यूशन की बात कीजिए ना। नहीं किया। एक्चुअली हम लोग अपने चैनल पे भी इस पे ही काम करते हैं कि प्रॉब्लम्स पे सारे लोग बात करते हैं, कोई सॉल्यूशन में बात नहीं करता। रिलेशनशिप्स खराब है, उससे बाहर निकल जाओ, ये सब बात करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप क्यों खराब है और उसे इम्प्रूव कैसे किया जाए, इस पे कोई बात नहीं करता। स्ट्रेस है, ये रहेगा, और इसके साथ ही आपको जो EMIs है वो चुकाने हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इस पे कोई काम नहीं करता। खुद को हैप्पी कैसे रखना है, इस पे कोई काम नहीं करता। ऑफिस जाना है 9 to 6, 8 to 7, जो भी जिसका टाइमिंग हो, वो जाना है तो जाना है, उसे अर्निंग करनी है, लेकिन उसे खुशी खुशी कैसे करना है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। जब तक आप उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो चीज स्ट्रेस देगी। एक फीमेल है जिसे रोज घर के सारे काम करने, रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी, इन लॉज के, बच्चों के, हस्बैंड्स के, उसे पता है कि मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, हाउ टू मैनेज, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है कि कैसे मैं हैप्पी रहूं। अब जैसे कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई मैं खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, सारा टाइम फैमिली पे निकल जाता है। तो आपको मैनेज करना है कि ये इसके साथ तो आपको पूरी लाइफ निकालनी है, तो आप उसमें अपने लिए 1 घंटा कैसे निकालते हो, ये आपको सोचना है।
वो 1 घंटा होता है, ऐसा नहीं वो घंटा है नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन अगेन हमने अपने आप की एक प्रवृत्ति बना ली है, नेचर बना लिया है बेचारेपन का। राइट। हम बेचारा फील करना चाहते हैं और बेचारापन दिखाना चाहते और हैं। दिखना चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल किया ना कि 2 दोस्तों की बात होती है और भाई बता क्या हाल है, भाई बस पूछ मत, जी जी। जिंदगी बिल्कुल बेकार हो रखी है। ऑफिस में बॉस ने जीना हराम कर रखा है, घर पे बीवी ने जीना हराम कर रखा है, पड़ोसी रोज मेरे घर के सामने गाड़ी लगा देता, रोज उसके साथ लड़ना पड़ता है। बच्चों की स्कूल फीस इतनी बढ़ गई है कि आधी सैलरी तो वहां चली जाती है। पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस इतने हो चुके हैं कि मैं बस कुछ बच ही नहीं पाता। छुट्टियां मांगो, छुट्टियां नहीं मिलती हैं। वहां पे मेरा क्वेश्चन है कि आपके उस दोस्त ने आपसे ये कब पूछा कि आपके जीवन में बुरा क्या चल रहा है? राइट। उसने आपसे पूछा क्या हाल क्या है? हाल है? हो सकता है आपने पीछे कोई सोशल एक्टिविटी की हो, आपने ब्लड डोनेशन किया हो, आपने कोई चैरिटी की हो। जी जी। हो सकता है आपके बच्चे ने किसी कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्राइज जीता हो। राइट। वो एक उस छोटे बच्चे के लिए तो अचीवमेंट बहुत बड़ी है ना। बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी हजारों चीजें हो सकती है जो आपकी जिंदगी में अच्छी हुई हो। एक्चुअली मतलब मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि हमारे साथ अच्छी चीजें ज्यादा होती है, बुरी चीजें कम होती है। लेकिन बुरी चीजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हमारे ऊपर होता है कि अच्छी चीजें जो है कहीं खो जाती है। जस्ट लाइक अगर मैं एक रिलेशनशिप का एग्जांपल लूं, तो एक रिलेशनशिप में काफी टाइम से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एक छोटी सी लड़ाई हो गई, लोग सालों तक बात करना बंद कर देते हैं। क्योंकि आज उसने मुझे ऐसा गलत बोल दिया। इतने साल वो आपके साथ अच्छे थे, उस चीज को आपने अवॉइड कर दिया। अगर मैं कंपनीज की बात करूं, आप बहुत साल से अच्छे से काम कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका घर परिवार बच्चों की फीस सब कुछ उससे जा रही है। एक दिन बॉस से बहस हो गई, आपका ईगो इतना हर्ट हो गया, आपने रिजाइन डाल दिया। एक्सेप्ट अगर घूम फिर के बात तो वही आती है कि जब चीजों को आप स्वीकार नहीं कर रहे। जी। एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है मेरा, जो मैं ग्रेजुएट का जब बात करता हूँ कि गलती मेरी थी तो आई एम सॉरी, और गलती आपकी थी तो मैंने माफ किया। ओह। क्योंकि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। मैं इनको नाम देता हूँ मैं दुख की सुइयां। कि आपने अपनी पॉकेट के अंदर एक बंडल डाल रखा है और उसमें आपने नीडल्स रखी हुई हैं। जी। ऐसा मान लेते हैं कि आज से 5 साल पहले मेरी और पूजा जी की किसी बात पर बहस हुई थी। जी। और पूजा जी ने अनइंटेंशनली कुछ बोला था जो मुझे लगा इन्होंने मेरी इंसल्ट करने के लिए बोला। जी जी। 5 साल हो गए, पूजा जी को पता भी नहीं उस बात के बारे में। जी। पूजा जी को आज मैंने सामने से देखा, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मैंने दुख की सुई निकाली और अपने आप को मारते हुए उस इंसिडेंट को याद किया जो 5 साल पहले याद हुआ था। रिप्ले किया अपने माइंड में। पूजा जी हैप्पीली जा रही है, उन्हें फर्क भी नहीं, क्योंकि वो जानती भी नहीं, उनको याद भी नहीं क्या बात हुई थी। लेकिन अब मैंने अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपने विचारों में उस पूरी पिक्चर को रिप्ले किया, रिवाइंड किया और मैं दुखी हो गया, खुद को पेन में डाल दिया। मैं इनको नाम देता हूँ दुख की सुइयां। कि हर इंसान अपनी जेब में दुख की सुइयां रखता है और बहुत सारे इंसान तो दुख की सुइयां 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से रखे हुए। Exactly, जैसे किसी से बहस हो गई, वो दिख गया भाई उसे, आज तो मूड खराब हो गया, आज मार्केट में वो दिख गया तो उसे, या कई लोग बोलते हैं वो मुझे ना ही देखे तो अच्छा है, देख के मूड खराब हो जाएगा। तो ये शायद आप खुद को खुद परेशान कर रहे हो जो आप कह रहे हो। मैं इसमें अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, अब भी हैं, बस मित्रता नहीं है। तो बीच में एक फेज ऐसा आया जहाँ पे हम लोग साथ में बिजनेस में आए और बहुत बड़ा लॉस हुआ हमारा। मतलब टाइम भी गया, पैसा भी गया, कहीं ना कहीं हम लोगों की इमेज पे भी बहुत फर्क पड़ा, सारी चीजें हमारी स्पॉइल हुई। अब मेरे अकॉर्डिंगली गलती उसकी थी, मेरे अकॉर्डिंग, बट एट द सेम टाइम उसकी नजरों में गलती मेरी रही होगी, ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है। कि हमारे बीच का कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो गया कि हमने आपस में बातें तक करना बंद कर दी। अब घर के आसपास रहते हैं, आते जाते हुए कभी मैं अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रहा हूँ, वो क्रॉस कर रहा है, या कभी मैं उसके घर की तरफ से जा रहा हूँ, वो दिखाई दे रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब भी मुझे वो दिखाई दिया, मेरे अंदर से बहुत गुस्सा आया, बहुत नेगेटिव एनर्जी बिल्ड हुई मेरे अंदर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि काश इसने ये डिसीजन ना लिया होता, ऐसा ना किया होता, तो आज हम लोगों के पास बहुत कुछ होता। फेलियर बार बार रिप्ले हो रहा था। लेकिन बीइंग ट्रेनर, मेरी सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे याद दिलाया कि अगर आप ये सोच के अपनी एनर्जी स्पॉइल करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। जी जी। तो मैंने अपना फोन उठाया, बात तो हमारी होती नहीं थी, मैंने अपना फोन उठाया, मैंने उसमें मैसेज टाइप किया कि भाई अच्छा था बुरा था, एक फेज था, बीत गया। तुझे लगता है गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। मुझे लगता है गलती तेरी थी, मैंने दिल से तुझे माफ किया। ओके। दोस्त आज के बाद हम लोग रहेंगे नहीं,
बट यकीन मान, मेरे दिल में आज के बाद तेरे लिए कोई ग्रजेस नहीं है, लाइफ में खुश रहे, आगे बढ़, ऑल द बेस्ट। वो मैसेज डालने के बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया उस मैसेज पर, बट इस बात को आई थिंक अब 2 साल हो चुके हैं। अब भी सेम सिनेरियो में हर तीसरे 5वें दिन, हफ्ते 10 दिन में हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बट अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी पर्सनालिटी में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि आप दूसरों की वजह से खुद को हर्ट मत करो, क्योंकि हम कई बार जाने अनजाने में अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया गलत, तो वो चीज़ों का रिप्ले करके खुद को हम परेशानी में डालते हैं। बिल्कुल जी। तो जिस दिन आप इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, हम लोग है ना इसको सैटेलाइट की एनालॉजी के तरीके से लेते हैं जी। कि जब सैटेलाइट जितना ऊपर जाता है वो एक एक लेयर पूरी करता जाता है और अपने आप भारीपन नीचे छोड़ता चला जाता है। लास्ट में जब हमारा विक्रम लैंड हुआ तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट लैंड हुआ, बाकी सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप हटता चला गया। ठीक ऐसे ही अगर आपको लाइफ में ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको ये बर्डन्स नीचे छोड़ने पड़ेंगे, बाहर छोड़ने पड़ेंगे। आप जितना हल्का होंगे आप उतना ऊपर उठ पाएंगे, वरना तो इन्हीं चीजों में उलझे हुए रह जाएंगे और जिंदगी कभी आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम लोग सक्सेस और फेलियर पे बात कर रहे हैं, जैसे आपका रियल एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत बड़ा फेलियर आपने फेस किया है, तो हम लोग अपने बच्चों को शुरू से सिखाते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने, बहुत सक्सेस होना है, उनका बेटा बेटी ऐसे ही कर रहा तो तुम्हें उनसे अच्छा करना है। इस टाइप की चीजें हम अपने बच्चों के माइंड में शुरू से फीड कर देते हैं और वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और फेलियर आपको एकेडमिक के टाइम भी मिल सकती है, या फिर आप बिजनेस में जाओ वहां भी मिल सकते हैं, अगर आप जॉब में भी जा रहे हो तो वहां भी शायद कुछ ऐसे सिनारियो होंगे कि आप नहीं कर पाओगे जॉब। तो फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या सिखाना चाहिए हमें बच्चों को? जब 2 लोग कुश्ती लड़ते हैं तो इस माइंडसेट के साथ लड़ते हैं कि एक जीतेगा एक हारेगा। राइट। हम लोग ये कभी मानकर ही नहीं चलते कि जो फेलियर है उस सक्सेस का दूसरा पार्ट है। कि आप जिस भी फील्ड में उतर रहे हैं, जैसे आपने सारे एग्जांपल्स दिए कि या तो सक्सेस होंगे या फेल होंगे, बट हम लोग फेलियर को रिजेक्ट कर देते हैं जी। हम अपने ब्रेन में इस तरह की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हमें फेलियर चाहिए ही नहीं। एक किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही थी, या तो हम लोग जीतेंगे या तो हम लोग सीखेंगे, हार की कोई जगह नहीं है। जिस दिन हम इस चीज को स्वीकार कर लेंगे जी, और ये सेम चीज इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हो, 2 ही चीजें होंगी, या तो जीतेंगे या सीखेंगे जी। हम लोग आज के टाइम पे हजारों एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं। कल ही मैं जो जैक मा के बारे में पढ़ रहा था जी, जो कि चाइना के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कि किसी टाइम पर उनको मैकडोनल्ड में जॉब भी नहीं मिली थी। 22 लोगों की हायरिंग होनी थी जी। 22 कैंडिडेट्स थे, 21 कैंडिडेट्स की हायरिंग हो गई, अकेले मिस्टर जैक मा रह गए। और आज के टाइम पे वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, इतने बड़े बिजनेसमैन है। राइट, डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और सोचा हुआ था। और हजारों ऐसे एग्जांपल्स हैं, हजारों ऐसे एग्जांपल्स हैं। बट डिपेंड करता है कि जब आप सोशल मीडिया पे ढूंढने जाते हैं तो आप रील्स देखकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्टिव देखकर अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। राइट। आपके पास 2 वीडियो जो है, एक 10 मिनट का वीडियो जिसमें कोई बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है या मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई इस तरह का पॉडकास्ट है, शायद उस 10 मिनट में से कोई उसको 2 मिनट भी नहीं देखेगा। बट एट द सेम टाइम उसके सामने कुछ ऐसे वीडियोज आ जाएं जिसमें सिर्फ गालियां दी जा रही हैं, कंटेंट की जो क्रिएटिविटी है वो 0 है, क्वालिटी 0 है, बस टाइम वेस्ट है। आप उस पर देखिए, उसमें मिलियंस व्यूज होंगे, व्यूज एंड शेयर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छी चीजों को देखने के लिए अपने आप को प्रोग्राम ही नहीं कर रहे हम टाइम पास में अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, और फिर कहते हैं कि टाइम ही नहीं है। ठीक ऐसे सक्सेस और फेलियर है। अगर हम लोग बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा कि फेलियर को रिजेक्ट नहीं करना है, फेलियर को भी स्वीकार करना, और हर चीज में, हर एग्जाम में, लाइफ के हर फेज में अब बस एनालाइज करो कि यहाँ पे मुझसे क्या गलती थी, उसे रिपीट सीख के आगे बढ़ो। उनसे पूछा गया कि आपने 10,000 बार बल्ब बनाया और 10,000 बार फेल हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने 10,000 तरीके ऐसे ढूंढ दिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। डिपेंड करता है अपने फेलियर को कैसे देखते हैं। जी। तो हमें मोटिवेशनल कोट्स पढ़ के भी कुछ मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर आप होना चाहते हो तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पर आ जाए जी, वो भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकते अगर आप मोटिवेट होना नहीं चाहते तो। बिल्कुल। अगर आपने अपना एक मेंटल ब्लॉकेज डाल रखा है कि मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, किसी चीज तो ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, तो कोई नहीं कर सकता। सेल्फ मोटिवेशन नाम की फिर उस इंसान के लिए कोई चीज नहीं है। ओके। तो आप लोग जब ऑफिसेस में जाके ट्रेनिंग कराते हैं तो उस में किस तरह का एक्सपीरियंस होता है आपका? मिक्स एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हर तरह की अच्छा और एक बुरा।
आप शेयर करें। कल्चरल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जी ये गुड़गांव साइबर हब में एक कंपनी है, जी बोले नाम में डिस्क्लोज नहीं करूँगा। बिल्कुल तो उनकी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए हम लोग मानेसर एक रिजॉर्ट पर थे जी और कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जो बहुत टाइम टेकिंग थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वाली। ओके ऑन एन एवरेज उस एक्टिविटी को सॉल्व करने में 30 से 45 मिनट का टाइम लगता है। ओके। एक ग्रुप ने उस एक्टिविटी को 5 से 7 मिनट में सॉल्व कर दिया। 30 से 35 मिनट वाले के 5 से 7 मिनट में सॉल्व कर दिया। ठीक है। और बाकी ग्रुप्स को एवरेज किसी को 30 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं, और कुछ ग्रुप्स ऐसे जिनसे वो हो भी नहीं पाई। ओके। सेम टाइम पे हमने जब उसी तरह की दूसरी एक्टिविटी को डिजाइन करके उनको दिया, ऑल आर प्रैग्मेटिक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज जो पर्टिकुलर पर्पज के साथ करवाई जाती हैं। जी सेम एक्टिविटी को सेम ग्रुप ने, डिफरेंट एक्टिविटी थी, 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया, जिसका टाइम ड्यूरेशन भी 30-40 मिनट्स का था। ओके। और बाकी ग्रुप्स को टाइम लगा। ठीक है। तो चूंकि वो बड़ी एमएनसी थी, सब एक दूसरे को नाम के साथ बोलते थे, तो हमने अपनी, क्योंकि जिज्ञासा सबको होती है इस ग्रुप के अंदर कौन है ऐसा, हमने उस ग्रुप से पूछा कि किसने सॉल्व की, तो उसमें किसी ने नाम दिया कि इसको राहुल ने किया। ओके। तो हमने पूछा कि राहुल आपका डेजिग्नेशन क्या, तब तक हमें नहीं पता था कि राहुल का डेजिग्नेशन क्या है। अच्छा। तो राहुल वॉज कंट्री हेड और सेल्स हेड जो कि पूरा साउथ एशिया देखते थे। ओके। और वो उस टीम के अंदर इस तरह से मिंगल हो रखे थे कि पता नहीं चला, पता नहीं था कि कौन वहाँ पे जूनियर इंजीनियर है, कौन वहाँ पर मैनेजर्स हैं, और कौन वहाँ पे एक पूरी कंपनी को साउथ एशिया के अंदर हेड कर रहा है। रियली? बट उनका जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट था, उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड था, वो दिखा रहा था कि वो इंसान इतना बड़े डेजिग्नेशन पर क्यों पोस्टेड है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग थी, उनकी जो डिजाइन थिंकिंग थी जी, वो उनको उस कंपनी की उस डेजिग्नेशन में बनाती है। बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल मैं आपको गुड़गांव का ही देता हूँ। गुड़गांव सेक्टर 44 में हम एक टेक कंपनी का टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करा रहे थे। शाम का टाइम था और शाम को 5 बजे एक्टिविटी स्टार्ट होनी थी। ठीक है। करीब 70-80 पार्टिसिपेंट्स थे। और एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले, जैसे एक्टिविटी में सिर्फ एचआर की टीम रहते हैं? नहीं, वो पूरा 70-80 लोगों का मिक्स ग्रुप था, जिसमें आपका टेक भी है, फाइनेंस भी है, कुछ लोग सेल्स वाले भी हैं, मार्केटिंग वाले भी हैं, बैकएंड वाले भी। पूरा उनका 70-80 लोगों पूरा स्टाफ था और सबके मैनेजर्स थे। करीब 8 से 10 उनके मैनेजर्स थे। एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले मैनेजर्स ने अपने विस्की के पैक्स उठाए जो कि साइड में काउंटर लगा हुआ था। और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो भी ये सर लोग कराएं बहुत अच्छे से करना और एंजॉय करो। और ये कह के मैनेजर्स अपना साइड में चले गए, वो इन्वॉल्व नहीं हुए कि हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग एंजॉय करो। अगर मैं बात करूं, मेरी लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था उस कंपनी के साथ। क्योंकि वहां पे मैनेजर्स बॉस थे, लीडर्स नहीं थे। इससे पहले एग्जाम्पल में जब मैंने बात की कि राहुल साउथ एशिया हेड होने के बावजूद भी लीडर थे, बॉस नहीं थे, पता ही नहीं चला। और ये तो मैंने जैसे राहुल के साथ तो बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल लिया। गढ़मुक्तेश्वर में हमने एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कराई एक छोटी कंपनी के साथ जो अभी स्टार्टअप कंपनी थी। और पूरी एक्टिविटी होने के बाद, जैसे अगेन जब सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं तो हम भी उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं। एक्टिविटी के दौरान कोई सीनियर नहीं, डेजिग्नेशंस कोई नहीं। तो एक पर्टिकुलर इंसान को, जैसे मैंने बात किया कि अरे यार आप ऐसे करो ना, ये करो, काइंड ऑफ। एक्टिविटी खत्म होने के बाद वो आराम से अलग से बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, यार आपने अच्छा किया, बाय द वे आप क्या संभालते हो? तो ही सेड आई एम द डायरेक्टर। एंड मैंने कहा, एंड ही, वो सीईओ है। एंड वी वर सरप्राइज्ड कि क्या बढ़िया कल्चर इन लोगों ने बिल्ड किया। लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सबने पार्टिसिपेट किया। कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के बॉस, कंपनी के सीईओ लीडरशिप रोल पर अगर हैं तो कल्चर इतने अच्छे लेवल पर बिल्ड होता है कि उस कंपनी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आपने बहुत अच्छे से बताया कि लीडरशिप क्या है और बॉस क्या है। माइक्रो मैनेजमेंट हमेशा बॉस लेवल पर आता है जी। जब भी बॉस होंगे वो माइक्रो मैनेजमेंट में आएंगे। इस कंपनी में माइक्रो मैनेजमेंट है तो आपको नहीं लगता वहाँ पे मैनेजर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए? एक्चुअल में सबसे पहली ट्रेनिंग मैनेजर्स की होनी चाहिए। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया ना, जो मेरी लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था, सेशन खत्म होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर एचआर हेड थे उनके साथ हमने बात की और हमने कहा कि आपके इन एम्प्लॉयज को टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। किसी को भी जरूरत नहीं है। आपके मैनेजर्स को लीडर बनने की जरूरत है। Exactly. कि जो मैनेजमेंट रोल पर हैं, आपको 10 लोग, 20 लोग, 30 लोगों की टीम्स को हैंडल करना है, वो आपको देख रही है।
और आप ही अपनी ड्रिंक्स उठाकर अगर साइड चले गए हैं तो वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों करेंगे? बिल्कुल, पहले आप जो उनसे करवाना चाहते हैं आप खुद उस चीज को करके दिखाना पड़ेगा। एज अ लीडर, एज अ बॉस आपको सबसे आगे होना होगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली। अगर आपके एक्शंस ही नहीं है तो आपके शब्द काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये चीज छोटे बच्चों पे भी एप्लीकेबल होती है। वही होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खाना खाते हुए फोन ना देखे तो आपको भी अपना फोन साइड में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने IITians एंड IIM के भी बंदों को भी ट्रेनिंग दी है, तो वो तो ऑलरेडी बहुत क्वालिफाइड होते हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत पड़ती है? मैम दो चीजें हैं जी। जैसे मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट यूज किया था कि बदलते वक्त के साथ काम करने के तरीके बदल जाते हैं। जी। हम आप सब गैजेट्स यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उन पर एक नोटिफिकेशन आता है जी कि अगर आप जिस भी मोबाइल एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं या iOS यूज कर रहे हैं कि iOS 18.2 अवेलेबल, प्लीज अपग्रेड योर डिवाइस, अदरवाइज आप स्लो हो जाएंगे। सेम विद एंड्रॉइड्स, सेम विद योर लैपटॉप। आप अपनी गाड़ी की सर्विस हर 10,000 15,000 किलोमीटर पे कराते हैं। ठीक ऐसे ही किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पास आउट हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई करता है। लेकिन जो हमारा काम है, हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के साथ जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जाते हैं तो उस चीज़ का एक अलग प्रभाव पड़ता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि IIT, IIM या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके IQ लेवल को बहुत इनहेंस करती है, बहुत बढ़ाती है। लेकिन जब EQ लेवल वाली बात आती है वहां पे हम लोग उन चीजों पे उतना काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो हमारा काम है उस वर्क लाइफ बैलेंस के साथ उनके साथ जाना। अभी यूट्यूब पे लास्ट ईयर अभी भी आती है एक UPSC एस्पिरेंट्स के ऊपर वेब सीरीज है, अगर आपने देखा हो तो उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है संदीप भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेबर लॉज के बारे में। लेकिन एक सिनेरियो आता है जहाँ पे उनके ऊपर इंक्वायरी बैठती है और उनको बोला जाता है कि आपको दोबारा लवासना भेजा जाएगा। लवासना इज इन मसूरी, दैट्स लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट, जहाँ पे UPSC के बाद आप वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और उसमें पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन किया कि वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा, वहाँ पर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए भेजा जा रहा है, जहाँ पे आप अपना एंगर मैनेजमेंट कर पाए, आप अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीख पाए, जहाँ पे आप अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाए, और जहाँ पे आप, चूंकि आप लेबर कमिश्नर हैं तो आप लेबर की तरफ बायस्ड है। आप जितने भी कॉर्पोरेट हैं या जितने भी फैक्ट्री वाले लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनको दूसरी नजरों से देख रहे हैं, तो आप न्यूट्रल होकर उनको देख पाए। बिल्कुल। ठीक ऐसे जो हमारा काम है EQ को लेकर जाना जी, उनके इमोशनल क्वोशेंट को और स्ट्रॉन्ग करना और उन्हीं चीजों को बैलेंस कराना। बिल्कुल, जैसे आपने कहा एंगर मैनेजमेंट, ये इशू मुझे लगता है कि मैनेजर्स में ज़्यादा आता है। जब कोई एम्प्लॉय रिजाइन डालता है तो उस टाइम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और सामने वाला अगर एम्प्लॉय मना कर देता है रुकने से तो उसे बहुत ही गंदे तरीके से एंग्री होके कि अभी निकल जा, तो आज के आज जा, इस टाइप में ईगो पे भी लेकर बात करते हैं। अगेन मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि दो तरह का कल्चर है। MNC में कल्चर नहीं है। MNC में बकायदा फेयरवेल दी जाती है, वो जब नोटिस पीरियड देते हैं ऑब्वियसली रोकने की कोशिश करते हैं। और उसमें भी दो तरह के एम्प्लॉय हैं मैम, कि वो एम्प्लॉय एसेट है या लायबिलिटी है। अगर वो लायबिलिटी है तो उसको तो तुरंत जाने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। बट अगर वही एम्प्लॉय एसेट है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके स्किल्स इनहेंस्ड है, वो अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, तो फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो एसेट है। बिल्कुल। बट अगर वो MNC है तो भी वो उसके अच्छे फेयरवेल के साथ जाने देते हैं। जो कल्चर की आपने बात की है, लाला टाइप कंपनी का कल्चर है, जहाँ पे पहले रोकने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं रुकता है तो फिर उसको डांटना, गुस्सा करना, वो चीजें आती है, सबके सामने इंसल्ट कर लेकिन देना। अब चीजें बदल रही हैं। अब लाला टाइप कंपनीज को भी समझ में आ रहा है कि अगर आपको मार्केट में रहना है तो ईगो को हटाना होगा, साइड करना पड़ेगा। और इनफैक्ट आज के टाइम पे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर कंपनीज हमसे साल भर का ट्रेनिंग मॉड्यूल लेती हैं विद ग्रोथ चार्ट, कि हम आपको साल भर के लिए हायर करना चाहते हैं, कि आपको हमारे अंदर ये बदलाव करना है। 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है। उससे पहले हम लोग TNA करते हैं। TNA ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। हर ट्रेनिंग हर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती।
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 50 एम्प्लॉय हैं तो उनका टीएनए किया जाता है और उस ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में चेक किया जाता है कि 50 में से हो सकता है 10 एम्प्लॉय ऐसा है जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग चाहिए। ओके, सबको उसके हिसाब से दिया जाता है। 5 एम्प्लॉय हो सकता है ऐसा है जिसको वर्क लाइफ बैलेंस की ट्रेनिंग चाहिए। 10 एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है जिसका कम्युनिकेशन बहुत खराब है। 3 एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है जो क्रॉस फंक्शनल में फंस के रह जाता है जी। या 1-2 एम्प्लॉय ऐसा है जो उस एज गैप को, जनरेशन गैप को नहीं मेंटेन कर पा रहा है। राइट। तो उनका ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता है और उस टीएनए के बिहाफ पे उन एम्प्लॉयज के लिए हम लोग ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो दी जाती है और उसके रिजल्ट्स बहुत कमाल के आते हैं। तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और आज के टाइम पे जितनी नई कंपनीज ग्रो कर रही हैं वो देखिए ना कि वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट पर, एम्प्लॉय वेलनेस पर एक अच्छा अमाउंट इसलिए खर्च करना चाहती हैं, कर रही हैं क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए, कल्चर चाहिए। आप अपने एम्प्लॉयज पे काम कर रहे हो, एम्प्लॉयज को पॉलिश करके आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो। ऑब्वियसली एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड रहता है और एक हेल्दी माइंड हमेशा ग्रोथ की बातें करेगा। सुबह आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ झगड़ा हुआ या रास्ते में आपका रेड लाइट पर, सिग्नल पर किसी से झगड़ा हुआ और आप फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड ऑफिस में पहुंचे, उस दिन आपका जो प्रोडक्टिविटी पार्ट है वो 0 होगा। बिल्कुल, हम नहीं ग्रो कर पाए। लेकिन सुबह सुबह आप ऑफिस के लिए निकले हैप्पी माइंड से। ये ऐसे एग्जांपल देता हूँ, आपका कोई बच्चे का रिजल्ट आया जिसमें उसने क्वालिफाई किया है या आपकी कोई लॉटरी लगी है और आप मेंटली बहुत हैप्पी हैं, उस दिन आप 10 गुना ज्यादा भी काम कर रहे होंगे ना तो भी आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका दिमाग पहले से स्ट्रेस में है तो आप उससे और काम नहीं ले पाएंगे। बट अगर आप हैप्पी मोड में हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी देखिए, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। ज्यादा काम करके भी आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कंपनीज को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे अच्छा लगता है मैम। ये पार्ट है ना, डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अंदर जो एचआर है डिपार्टमेंट, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर उस रोल पर लीडर्स आ जाते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, दिल्ली एनसीआर में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे। ठीक है। तो एक नए एचआर हेड ने वहां पर ज्वाइन किया और उन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम सिर्फ अपने हेड ऑफिस के अंदर नहीं, हम अपनी साइट्स पर काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए भी ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। क्या बात है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में बकायदा वो बिल्डिंग्स बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बकायदा एक 3 BHK 4 BHK को हर कंस्ट्रक्शन साइट पे उन्होंने ट्रेनिंग रूम बनाया। वहां पर हमारे लिए जो भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए थे वो सेटअप किए, एम्प्लॉयज को बकायदा नॉमिनेट किया कि इस तरह की ट्रेनिंग्स उनको दीजिए और उसका रिजल्ट उनको बहुत कमाल का बना। एट द सेम टाइम वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरी कंपनी के अंदर जो भी एचआर में लीडर नहीं बॉस थे, उन्होंने एक ई बुकलेट बनाई और वो ई बुकलेट के साथ ई वीडियोज के थ्रू डिजिटल सारे एम्प्लॉयज को भेज के उन्होंने बोला कि सब इन वीडियोज को देखो और बताओ कि आप लोगों ने देख लिया, आप अपनी अटेंडेंस लगाओ। उन्होंने कॉस्ट कटिंग की। उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया होगा कि ट्रेनिंग हो गई है, आप और मैं टीवी देख रहे हैं और टीवी हम लोग बाबा रामदेव को योगा करते हुए देख रहे हैं जी, और रियल में देखे लाइव। क्वेश्चन ये है कि हम तो बाबा रामदेव को देख रहे हैं जी, बट क्या बाबा रामदेव हमें करते हुए देख रहे हैं? नो। लोअर बैक पेन में थोड़ा सा दर्द था मुझे लोअर बैक में, बाबा रामदेव को योगा करते हुए देख के मैंने अपने बैक पेन को स्लिप डिस्क में बदल दिया। क्योंकि बाबा रामदेव नहीं देख रहे ना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। बिल्कुल। एट द सेम टाइम एआई बहुत कुछ कर सकता है। आपको लगा कि आप सही कर रहे हो लेकिन आपने उससे कुछ और गलत कर लिया। कर ले, क्योंकि एआई बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन उस ह्यूमन टच का क्या, उस कनेक्ट का क्या, जो मतलब इमोशनल बॉन्डिंग होती, कनेक्टिविटी होती, वो तो मिसिंग होगी। वो मिसिंग है पूरी तरह से। जो वो मिसिंग है तो जो ट्रेनिंग दे रहा है सिस्टम पर बैठ के, जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो वीडियो नहीं जानती ना कि आपने क्या सीखा, क्योंकि आप वीडियो से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर सकते। Exactly. तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप सामने से ट्रेनिंग देंगे तो लोग अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे, आप उन्हें सॉल्व करोगे। मैं अगर बात करूं, मैं मेरे मोबाइल में हजारों कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे हैं, हजारों जो एम्प्लॉयज के हैं, जो ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद मुझसे लेते हैं और जब उनके कॉल्स आते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां वो अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ में फंसे हुए हैं। हर तरह की, जैसे अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट को लेके, फाइनेंस को लेके, वर्क लाइफ को लेकर,
बॉस, टॉक्सिक बॉस को लेकर, टॉक्सिक कल्चर को लेकर जी। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और सारी चीजों में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, माइंडसेट। कि आपका माइंडसेट कैसा है वही डिसाइड करेगा कि आप उस माहौल को एंजॉय करेंगे या उस माहौल के अंदर आप भी टॉक्सिक हो जाएंगे। तो टॉक्सिक मैनेजर और कल्चर को कैसे अवॉइड करें? ऑफिस के अंदर एक पॉलिसी होनी चाहिए जो मैं मान के चलता हूँ। एक बॉक्स होना चाहिए अनोनिमस, जहाँ पे आपके साथ अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, इंसिडेंट होता है, तो बिना अपना नाम डिस्क्लोज किए आप उस बॉक्स के अंदर अपनी कंप्लेंट डाल सके। राइट। क्योंकि एक डर होता है कि अगर मैंने अपने बॉस की कंप्लेंट की तो फिर मेरा जीना दुभर हो जाएगा, मेरी जॉब जा सकती है, मेरे वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे जी। तो हर कॉर्पोरेट के अंदर टारगेट करने लगेंगे। तो हर कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर एक बॉक्स है जहाँ पे आप अनोनिमसली अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं जी। और उसको देखने के लिए एक अलग टीम बैठी हुई है। तो आप अपने ऑफिस के कल्चर को एनहेंस कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट आपको लगाना पड़ेगा जी। इसे एकदम सिंपल वे में भी बोले तो खुशी खुशी हम कोई भी काम करते हैं तो उस चीज में बहुत ग्रोथ होती है। चाहे हम किचन में खाना बनाए खुशी खुशी तो खाना अच्छा बनता है। वैसे आप अगर ऑफिस में भी काम अगर खुशी खुशी कर रहे हो तो काम भी बहुत अच्छा स्मूथ होगा। वो कब होगा? जब आपका ऑफिस जाने का मन करेगा। Exactly, बहुत लोग ये बोलते हैं कि ऑफिस जाने का मन नहीं करता। पहले क्वेश्चन पे जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी वहीं से अगर हम लोग बात करें जी। तो आज के टाइम पे कोई ऑफिस जाना ही नहीं चाहता। एग्जैक्टली ये मुझे लगता है बहुत लोग करेक्ट करेंगे। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ऑफिस जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कल्चर उनको बुला नहीं रहा जी। लेकिन मैं बहुत सारी कंपनीज के अंदर जाते हैं, हम लोग ट्रेनिंग्स के अंदर जाते हैं जहाँ पे जाके हमें लगता है कि काश यार यहाँ जॉब लग जाए। इतना कूल कल्चर लगता है जी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन का फेस कौन है, आपको कल्चर कैसा बिल्ड किया, हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी बात की। वहाँ पे एम्प्लॉय का जाने का मन करता है बट अगर उसको पता है कि ऑफिस पहुंचते ही आपको ऑफिशियल पॉलिटिक्स के अंदर फंसना पड़ेगा जी। या आपको बॉस की डांट खानी पड़ेगी, आपको नजरें बचानी पड़ेंगी, वहां उसका जाने का मन नहीं करेगा जी। तो अगर आप चाहते हैं आपके ऑफिस में ग्रोथ हो, आपकी कंपनी ग्रो करे, तो आपको कल्चर वैसा बिल्ड करना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉय का आपके ऑफिस आने का मन करे। राइट। टेक्निकली देखा जाए तो वो अपने घर से ज्यादा टाइम ऑफिस में बिता रहा है। राइट। तो जो ऑफिस के कलीग्स हैं वो उसके ज्यादा क्लोज होने चाहिए जी जी। लेकिन वो ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है या जो टॉक्सिक कल्चर है उसको काम नहीं करने देते जी जी जी। मैं तो दो चीज मतलब कहती हूँ, अगर मुझसे कोई ये बात कहे कि आपको सारा दिन वहाँ पे बिताना, अगर आप वहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप बैकआउट कर जाओ। बिल्कुल। क्योंकि आपकी आधी से ज्यादा टाइम तो लाइफ की वहीं पे जा रही है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि दूसरी जगह भी आपको यही फेस करना पड़ेगा तो इसे फेस करना सीख लो, अवॉइड करना सीख लो। आप अगर अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हैं जी तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट बनते हैं। और जब आप एसेट होते हैं ना, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। राइट। जब आप अपना काम प्रॉपर ईमानदारी से कर रहे हैं और वो एफिशिएंसी दिखाई दे रही है। प्रॉपर ईमानदारी से करना मतलब इसे थोड़ा डिफाइन करें। मैम आपका मान लेते हैं ऑफिस पहुंचने का टाइम है 10 बजे जी। 10 to 6 आपका ऑफिस टाइम है। जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो उस 10 से 5 बजे या 10 से 6 बजे का टाइम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे खरीद लिया है, जिसके बदले वो आपको पैसे दे रही है। राइट। और वो पे सिर्फ आपको 10 to 6 का नहीं कर रही, वो आपको 24 आवर्स का कर रही है। वो संडे का भी आपको पे कर रही है, वो आपको मंथली पे कर रही है जी। लेकिन जब आप 10 बजे ऑफिस पहुंचे, मान लेते हैं आप रेंट पर रहते हो और आपके ओनर का फोन आता है, किसी चीज के लिए बात करनी है, आप वो कॉल लेते हैं? नहीं लेते हैं। आपने अपना कोई घर किराए पे दिया हुआ है और आपके टेनेंट का कॉल आता है जी। कि ये पानी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, प्लम्बर का इश्यू है, किचन में इश्यू, आप लेते हैं? नहीं लेते। बातचीत होती है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, दिन में 10 बार 15 बार 20 बार आप फोन चेक करते हैं। 2 बार तो एटलीस्ट कोई भी कर लेगा। नहीं, जो खेलते हैं ना शेयर मार्केट, उनका तो सामने खुला रहता, हो सकता है सिस्टम में भी एक टैब खोल के रखते हो सारा दिन। जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाती है ना, उनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है। उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने का या लद्दाख घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हर चैट हर मैसेज आप ले रहे हो जी। उस 6 से 8 घंटा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको पे कर रही है, उसमें काम करने के अलावा
आप सब कुछ तो कर रहे हैं, राइट, सब कुछ तो कर रहे हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कि आप एक्चुअल में ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं, तो उसका मतलब यही है कि जिस चीज के लिए आपको पे मिल रहा है, आपका पे मास्टर आपको पे कर रहा है, वो काम आप एक्चुअल में कर भी रहे हैं या उसको दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं या वो डिले कर रहे हैं या ऑन टाइम नहीं कर रहे हैं जी। तो अगर कर रहे हैं तो दिखता है, अगर नहीं कर रहे हैं वो भी दिखता है। ऐसी क्वेश्चंस तो आपने कई बार सुनी होगी, जिम जाने का भी टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, खुद पे ध्यान देने का टाइम नहीं है, या फैमिली के साथ डिनर पे भी जाने का टाइम नहीं है, संडे के चलते आराम करूं या फैमिली के साथ बाहर जाऊं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, टाइम नहीं है प्योरली एक्सक्यूज है, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे हमने पहले बात की जी कि चाहे आप टाटा बिरला अंबानी है, चाहे मोदी जी है, एलोन मस्क है जी, सबको एक टीम इक्वल मिली है, एक चीज इक्वल मिली है, दैट्स टाइम। सबको 24 आवर्स मिले हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। बचपन से हम एक डायलॉग सुनते हैं जिसका नाम है पहला सुख निरोगी काया जी, बिल्कुल। साथ में सुनते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो माइंड भी हेल्दी नहीं होगा, अगर माइंड हेल्दी नहीं है तो काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। इस 24 घंटे में डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जो लोग जिम जाते हैं या जिन्होंने 6 पैक एब्स बना रखे हैं, जिनकी बहुत अच्छी फिजिक है, मेरा दिल से उनके लिए बहुत बड़ा सैल्यूट निकलता है, उनके डिसिप्लिन को लेकर, उनकी मेहनत को लेके। मैं सबसे कहता हूँ कि हमें नहीं बनाने 6 पैक एब्स, हमें वो ऋतिक रोशन की तरह बॉडी नहीं बनानी, लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो 24 घंटे में से आधा पौना घंटा या तो प्यार से दे दीजिए अपने आप को, वरना तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, फिर वो हॉस्पिटल बेड पे आपसे हफ्ते महीनों का टाइम लेती है। आप खुद से नहीं करोगे तो करवाया जाएगा। हमारा ना ह्यूमन टेंडेंसी है, पानी अगर हमारे नाक तक आ जाता है ना, हम एड़ी उठा लेते हैं कि अभी तो मैं सांस ले सकता हूँ। जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है उसके बाद कहते हैं अब कुछ करना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड रहे, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी रहे, आपकी वर्क के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहे, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना होगा, कुछ भी कीजिए। दुनिया की सबसे सस्ती और इजी एक्सरसाइज है जो सबसे ज्यादा वेट लॉस करती है, सबसे ज्यादा बॉडी को फिट रखती है और सबसे फ्री में मिलती है, उसका नाम है वॉक। राइट, हम वो भी नहीं करते। बिल्कुल, आज के टाइम पे हम वॉक करते हैं अपने फ्लैट से लिफ्ट तक, लिफ्ट से गाड़ी तक, दैट्स इट। बिल्कुल, आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी बैलेंस्ड है। बिल्कुल, आप थोड़ा बहुत रनिंग कर रहे हैं, घर पे ही आप 10-15 मिनट का कोई कैप्सूल कर रहे हैं, आपने अपने मसल्स को इतना डीएक्टिवेट कर लिया है कि वो एक्टिव ही नहीं है। बिल्कुल, वो एक्टिव ही नहीं है। जब आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है तो काम में भी एक्टिव कैसे रह पाएगी? बिल्कुल, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगी। आप उन लोगों के एग्जांपल्स देखिए जिनको बीमारियां हैं। जो लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, वो लोग उन लोगों से बहुत हेल्दी हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है और थकावट भी उन्हें जल्दी नहीं होती है। थकावट स्टेट ऑफ माइंड है। जो फिजिकल वर्कआउट्स करते हैं उनको थकावट नहीं होती। बिल्कुल, थकान सिर्फ उन्हीं को होती है जो नहीं करते। बिल्कुल, तो ऐसे में फिर फैमिली के लिए टाइम कैसे निकाले? अगेन टाइम मैनेजमेंट। 24 घंटे आप फैमिली वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। अगर आपका छोटा बच्चा है, वाइफ है, आप उनके साथ वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, जरूरी नहीं आप सुबह ही टाइम करें, आप उनके साथ टाइम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके आसपास ढूंढिए स्विमिंग पूल कहाँ पर है, आप स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। 2 चीजें एक साथ में हो जाएगी, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड हो गया, वर्कआउट भी हो गया। आपके आसपास पार्क है, गार्डन, आप बच्चे के साथ जाना स्टार्ट कीजिए, बच्चे के साथ खेलने जाना स्टार्ट कीजिए। राइट, चीजें मैनेज हो सकती हैं, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि उन्हें भी गैजेट से इतना प्यार है कि बच्चे को दूसरा फोन पकड़ा दिया, मैं भी यूज कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ, मेरी डॉटर अभी 5 साल की है जी, और उसका स्क्रीन टाइम सुबह शाम या पूरा दिन मिलाकर 20 मिनट से ज्यादा नहीं है। ग्रेट। 5 साल से मेरे घर में टीवी नहीं चला है। ओके, क्योंकि हमें उसको स्क्रीन नहीं दिखानी, तो हम उसके सामने हम भी स्क्रीन नहीं देखते। क्या बात है। अगर उसके ऑनलाइन सेशंस होते हैं, क्लास होती है, उसकी स्कूल क्लास होती है, तो मजबूरी है, अदरवाइज नो गैजेट। और डिमांड भी नहीं करती, वो जिद भी नहीं करती, क्योंकि उसको बचपन से ऐसे प्रोग्राम कर दिया गया है कि नहीं मिलेगा। मेंटल स्टेज है जी डेवलपमेंट की, कि जहाँ पे आपने जो कुछ प्रोग्राम कर दिया वो हो जाएगा। और अभी से अगर आप जंक खिलाओगे ना, तो बाद में वो हेल्दी बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में जब ये एक पार्ट रखता हूँ, तो मैं वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दी है।
जी। क्योंकि अगर आपने अपने हाथों से अपने बच्चे को कभी भी कोल्ड ड्रिंक पिलाई है तो आपने अपने बच्चे को कहीं ना कहीं जहर पिलाने का काम किया है। मैं भी यही कहती हूँ कि आप स्लो पॉइजन दे रहे हो। स्लो पॉइजन दे रहे हैं। आपने अगर किसी भी वजह से अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक अगर दी है, जो उसके अंदर कैफीन है, जो उसके अंदर शुगर का लेवल है और जो उसका बनाने का प्रोसेस है, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे पेरेंट्स कई बार ऑफेंसिव हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। सिर्फ आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर आपको बुरा लगा है तो यकीन मानिए ये बात इसी इंटेंशन के साथ कही गई है कि आपको बुरा लगे। उस बात का पर्पज ही यही है कि आपको बुरा लगे। देखिए, एक टाइम तक आप इनको डिले कर सकते हैं जी, रोक नहीं सकते, बट जब तक आप डिले कर सकते हैं, जब तक बच्चा भी उस स्टेज में आ चुका होता है जहाँ पे वो चीजें समझ पाए। वंस इन अ वाइल अगर कभी बच्चा खाता फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या आप शुरू से उसके दिमाग में वही बैठा दोगे तो फिर तो उसका हैबिट हो जाएगी उससे। और कई बार देखते हैं हम, छोटे बच्चों को ग्रुप्स होता है, कभी जू गए हुए हैं, किसी अम्यूजमेंट पार्क गए हुए हैं, वहाँ पे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। दुख होता है बिल्कुल कि ठीक है, किसी और का बच्चा हम पीछे नहीं पड़ सकते, बट कहीं ना कहीं समझना तो चाहिए। एक्चुअली ना पेरेंट्स की भी इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आप बच्चे को हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो हेल्दी को टेस्टी कैसे बनाएं, इसमें आपको दिमाग और मेहनत दोनों लगाना पड़ता है। तो लगाना पड़ेगा ना। किसी एक जिंदगी को आप अगर इस दुनिया में लेकर आए हैं जी, उसके ऊपर आपको इतना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। हम लोग अभी वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, तो वर्क कल्चर एग्जैक्टली ऑफिस में बिल्ड कौन करता है? क्या किसी एक इंसान की वजह से सारा वर्क कल्चर खराब हो सकता है, या एक दूसरे को देख के कल्चर लोग खराब करते हैं? ऑफिस में कोई एक इंसान वर्क कल्चर को बिल्ड नहीं करता जी। ऑफिस का हर इंसान उस वर्क कल्चर को जीता है। डिफरेंट फेस होते हैं। अगर मैं बात करूं, ऑफिस के अंदर जो वर्क कल्चर की शुरुआत होती है वो उसके को फाउंडर्स, डायरेक्टर्स करते हैं। ओके। अगर मैं आज एक कंपनी स्टार्ट करता हूं तो मेरा एक विजन होगा कि इस विजन के साथ मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं। उस विजन के साथ मैं एक मिशन बनाऊंगा कि 2025 है, 2030 तक मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, इस तरह के मैं एम्प्लॉय हायर करूंगा, इस तरह की मेरी टीम होगी जी। तो जो शुरुआत होती है वो कंपनी के ओनर्स या को फाउंडर्स से होती है जी। अब बात आते हैं उस कंपनी के डिफरेंट फेसेस जी। एचआर उस कंपनी का वो फेस होता है जो पॉलिसीज डिजाइन करता है, हायरिंग करता है जी। और कंपनी के विजन के साथ बाकी लोगों को अलाइन करता है। बिल्कुल। तो उसकी पॉलिसीज बहुत मैटर करती हैं, उसका एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत मैटर करता है। उस कंपनी के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं वो उस कंपनी का एक्सटर्नल फेस है जी। एचआर मैनेजर्स और जितने मैनेजर्स हैं वो उसका इंटरनल फेस है। जो उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं या जो उसके क्लाइंट हैंडल करने वाले एम्प्लॉय हैं वो उस कंपनी का एक्सटर्नल फेस है। राइट। वो बाहर के लोगों के साथ मिलते हैं, वो एक कल्चर बिल्ड होता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए एक पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और उस पेट्रोल पंप पर किसी एक एम्प्लॉय ने 10 रुपए का या 20 रुपए का घोटाला किया। आप क्या बोलते हैं? आप ये बोलते हैं कि फ्लाई एम्प्लॉय ने घोटाला किया, और ये बोलते हैं कि उस कंपनी के पेट्रोल पंप पे आज के बाद मत जाना। बिल्कुल। जैसे जोमेटो के किसी डिलीवरी बॉय ने खाना खा लिया था, जोमेटो का हो गया। एग्जैक्टली। एचपी के पेट्रोल पंप में मत जाना। एचपी को तो पता भी नहीं राइट कि कोई एक रॉन्ग हायरिंग हुई जिसमें 10 रुपए का घोटाला किया, लेकिन उस एम्प्लॉय के ऊपर बात नहीं आती, बात गई वहां पर कंपनी के ऊपर। चौथा जो वो हम लोग फेस बात करते हैं वो एम्प्लॉयज हैं जो उसको कल्चर को रोज जीते हैं जी। और जब तक ऊपर से नीचे तक सब कुछ अलाइंड नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। मैं जैसे कॉर्पोरेट के साथ काम करता हूँ, सरकारी कंपनीज को हम लोग बड़ा बदनाम मानते हैं। मैं नाम दे सकता हूँ, वैसे तो अच्छी बात कर रहे हैं। मैं एक पीएसयू के साथ काम करता हूँ, पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूँ पावर ग्रिड के साथ। ओके। मैंने पावर ग्रिड में उनके जो सबसे नीचे वाला लेवल है उसके साथ काम किया, वर्कमैन के साथ। मैंने उनके यूनियन लीडर्स के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। मैंने उनके जेई के साथ, जूनियर इंजीनियर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। मैंने उनके एग्जीक्यूटिव 1 to GM लेवल तक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। ठीक है। मेरी लाइफ की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिली जिसको देखकर ऐसा लगा कि कोई, वो बोलते हैं ना, एक सीधी लाइन खींच रखी है, सारी चीजें अलाइन थी, सब अलाइन। मतलब ही एक वर्कमैन से लेकर कंपनी के GM लेवल तक हर किसी का मिशन, हर किसी का विजन, हर किसी का थॉट प्रोसेस एक जैसा क्लियर है। आज तक मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय ऐसा नहीं बना जो कोई
क्योस क्रिएट करे, कॉन्फ्लिक्ट वाला हो, या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। और इनफैक्ट मैं बाकी पीएसयूज के साथ भी काम करता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इतना अलाइंड कैसे हो सकती है कि नीचे से ऊपर तक हर कोई उस विजन के साथ अलाइंड है और सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है ना, जो सीनियर पोस्ट पे बैठे हैं या फिर जो कंपनी के डायरेक्टर सीईओ है, वो लोग क्या कहते हैं, नीचे के जो एम्प्लॉयज है उनसे कनेक्ट नहीं करते कि एक्चुअली में तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या वर्क कल्चर खराब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मैनेजर है वो मुझे तो अच्छे से रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कराया, दिल्ली एनसीआर की कंपनी है। उन्होंने अपनी सारे ऑफिस, सारी साइट्स पर अपने कुछ हेड ऑफिस से एम्प्लॉयज को भेजा और उन्होंने कहा कि किस पर्टिकुलर साइट पर क्या चैलेंज आ रहा है सबसे पता करके आओ। ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, गुड़गांव वाली साइट पर जब वो पहुंचे तो जो साइट मैनेजर थे उनसे बात हुई कि क्या चैलेंज है। तो साइट मैनेजर ने सारी प्रॉब्लम्स बताई कि जो बाहर बायोमेट्रिक लगा हुआ है उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो ठीक से ले नहीं पाता है, कॉफी मशीन बेकार लगा रखी है, इनफैक्ट ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। 3 दिन बाद उन मैनेजर साहब को नोटिस आ गया कि आपका समय हमारी कंपनी में पूरा हुआ, आप जॉब ढूंढ लीजिए। वो हेड ऑफिस पहुंचे कि किस लिए मुझे नोटिस दिया गया, क्यों मुझे जॉब से निकाला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने जो सर्वे करवाया, इकलौते आप उस साइट वाले इंसान थे जिसने इतनी प्रॉब्लम्स बताई। कह रहे तो आपने तो पूछा तो प्रॉब्लम्स बताओ। कह रहे प्रॉब्लम्स बाकी सब नहीं बताई है, लेकिन बाकी सब ने प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस बताई हैं। आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई। आपने बताया बायोमेट्रिक खराब है जो टाइम वेस्ट करता है, बट आपने बायोमेट्रिक तो बता दिया खराब है। बट अगर आपका वहां पे स्टेटमेंट ये होता कि सर अगर बायोमेट्रिक थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का हो जाए तो जो बाहर टाइम वेस्ट होता वो बचेगा। बिल्कुल, आप एक मैनेजर की पोस्ट पे वर्किंग हो तो आप सॉल्यूशन से काम कर सकते हो। हमारे सर्वे करवाने के पीछे का पर्पस था कि हमारी किस पर्टिकुलर साइट के ऊपर किस तरह का मैनेजर है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या नहीं, आपकी अप्रोच कैसी है। बाकी सबकी अप्रोच थी सॉल्यूशन वाली, इकलौते आप थे जिसकी अप्रोच थी प्रॉब्लम वाली। कि आपने प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा कर दिया कि आपको सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल। और बीइंग मैनेजर अगर आप ही प्रॉब्लम 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 किए जा रहे हैं तो सॉल्यूशन कौन देगा। एग्जैक्टली। तो ये मेंटल लेवल माइंडसेट बहुत मैटर करता है आपका कि आप किस माइंडसेट के साथ काम करते हैं। तो अगर बात को इस तरीके से कंक्लूड करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर कौन बिल्ड करता है, तो उस कंपनी के सीएफओ सीएक्सओ से लेकर डायरेक्टर से लेकर एक पियोन तक हर कोई उसका कल्चर बिल्ड करता है अपने लेवल पर। ओके, तो ये किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं ना मूवीज से बहुत सीखता हूँ। अच्छा। मतलब हर मूवी को देखने का हर किसी का नजरिया अलग होता है। अक्षय कुमार की मूवी आई थी गब्बर इज बैक, राइट, आपने देखा होगा। जी। तो जब गब्बर को पकड़कर ले जा रहे होते हैं तो जो हमारे सुनील ग्रोवर जी हैं जो कि पुलिस में ड्राइवर होते हैं, तो बोलते हैं काश मैं भी आपकी तरह होता तो इतना बड़ा कुछ कर पाता। तो अभी मिस्टर गब्बर उसको बोलते हैं कि सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए किसी बड़ी डेजिग्नेशन पर होना जरूरी नहीं है। आप जिस जगह पर जिस पोस्ट पर हो, अगर आप वहां पर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, बिल्कुल, तो आप अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहे हो। सही बात है। तो हर एम्प्लॉय अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का फेस बन जाए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी आप अपना ही काम कर लीजिए, बाकी चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल। बहुत लोगों की सैलरी मतलब अच्छी होती है, उनको ऐसा लगता है कि मेरी सैलरी तो बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से मार्केट में मेरे लिए ऑप्शंस कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हर कंपनी पे नहीं करती है। तो ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, और मैं हमेशा उनको यही चीज बोलता हूँ कि जो चीज आपको डरा रही है उससे तो आपको गूजबम्स आने चाहिए, उससे तो आपको एक्साइटमेंट आनी चाहिए। आपका तो कंपटीशन ही खत्म हो गया। एक पर्टिकुलर सैलरी ब्रैकेट के अंदर आज हिंदुस्तान के अंदर जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, हजारों लाखों छोड़िए करोड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। बट अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो गई है तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको अपने स्किल्स को और इनहेंस करना चाहिए। सैलरी अच्छी की भी कोई डेफिनेशन थोड़ी है। बिल्कुल। सैलरी अच्छी की बात करें तो सुंदर पिचाई, नेल्सन मंडेला, इनकी सैलरी से आप कहाँ कम्पीट कर सकते हैं। बट क्या वो लोग डर रहे हैं? नहीं, वो अपने स्किल्स को इनहेंस कर रहे हैं। कि अगर आप 1 CR के पैकेज पर हैं, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तो अब आपको तैयारी करनी चाहिए 10 CR के पैकेज की। उस हिसाब से उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, उसके लिए आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। आप 10 करोड़ के पैकेज पे हैं तो 100 CR की तैयारी कीजिए। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए,
ओके, और देखें मार्केट आपके लिए तैयार है या नहीं। एग्जैक्टली, आपको एक्सेप्ट करने के लिए दोनों हाथों खुले करके। तैयार है, अगर आप एसेट है ना तो हर ऑर्गेनाइजेशन आपको लेने के लिए तैयार है। आपको स्टॉप नहीं होना है, स्टक नहीं होना है, आपको कंटिन्यू काम करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी मेरे एक जानने वाले हैं, जी 2016-17 में उन्होंने अपना MBA किया मेरठ के एक एवरेज कॉलेज से। जी और जो इनिशियल सैलरी थी उनकी वो आई थिंक 12-15 हजार, अगर आप मेरठ जैसी जगह से MBA करके जॉब ले रहे हैं एक कंसल्टेंसी टाइप की फर्म में। जी उन्होंने अपना एक रोड मैप बनाया, ब्लूप्रिंट तैयार किया उन्होंने अपना कि मुझे लाइफ में कहाँ पहुंचना है। ओके और उनको रियलाइज हुआ कि अगर मैं इसी ग्रोथ से चलूंगा तो 10 साल बाद भी मैं लाख रुपए की सैलरी पे नहीं पहुंच पाऊंगा। ओके पार्ट टाइम में ऑनलाइन उन्होंने IIM से या एक्सेलराइज जमशेदपुर से या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से ऑनलाइन कोर्सेज करना स्टार्ट किए। ओके तो उनके बाकी फ्रेंड्स जिनकी आज के टाइम पे सैलरी 15,000 से बढ़ के 50-70-80 हजार हुई है महीने की, वो इंसान आज के टाइम पर एक कंपनी के GM बन चुके हैं HR में ही। ग्रेट। और जो उनकी सैलरी वो महीने की 3-3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। और सेम प्रोसेस, सेम टाइमिंग, अब वो वहां से VP की तैयारी या उससे बड़े लेवल की तैयारी कर रही है। ओके तो उन्होंने 12-15 हजार से स्टार्ट करा, जिसमें उन्होंने ग्रोथ अपनी देखी होगी, इंक्रीमेंट 10%, 20% जो भी उन्होंने कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेशन में उसे लगा कि मुझे तो अब बहुत ज्यादा मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने साइट से ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करके अपने स्किल को एनहांस किया। मैम डिजिटल जो हमारे पास आज के टाइम पे चीजें हैं या AI हमारे पास है, वो डिपेंड करता है कि वो आपके लिए टाइम वेस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स हैं या आपको फ्लोरिश करने वाली चीजें हैं। दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दोनों हैं। आप क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक इंसान दूसरी तरफ कंप्लेन कर रहा है जी, और वो इंसान एक कंपनी के GM बन चुके हैं। एक्चुअली उसने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि ये कमी है मेरे अंदर, तो इस पे हम वर्किंग करते हैं, तब जाकर मुझे एक अच्छा ग्रोथ मिल पाएगा। एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है मैम कि यूनिवर्स या नेचर आपकी पात्रता चेक करती है। जी आप बोलते हैं कि मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ और मेरी सैलरी तो है ना महीने की 5 लाख होनी चाहिए थी, बट मैं तो आज भी 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। होनी चाहिए थी लेकिन है नहीं। तो आप अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं, अपने आप को खुश कर रहे हो, जो चीज मिली नहीं उसको लेके। नहीं। इसका दूसरा पहलू है आपकी जो एक्चुअल क्रेडिबिलिटी है, जो आपकी एक्चुअल हैसियत है, वो आज भी 50,000 रुपये वाली ही है, लेकिन आप खुद को दिलासा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप अपने आप को। अगर यूनिवर्स आपको 5 लाख की अपॉर्चुनिटी देगा भी ना, तो आपको जो पात्र है उसमें से ओवरफ्लो होके बह जाएगी। बिल्कुल। तो अगर आप अपने आप को स्किल्स नहीं डेवलप कर रही हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रही हैं, तो कैसे आगे बढ़ जाएंगे? एक्चुअली रोने वाले लोग बहुत हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, या नहीं कर सकता, और करने वाले लोग इनहेंस करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। स्किल्स डिपेंड करता है कि आप उन स्किल्स के ऊपर कितना काम करना चाहते हैं। और ये मेरठ वाला एग्जाम्पल तो आपने बहुत बड़ा दिया, जो 13,000 15,000 आपने बताया, कितने इयर्स में उन्होंने 3.5 लाख की सैलरी ले ली? 2016-17 से आज 2025 में हम लोग बात करें 7-8 साल में। 7-8 साल में अच्छी ग्रोथ। अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। बिल्कुल। जो भी उन्होंने प्लान किया जी, सेम टाइम पे मैंने उनको प्लानिंग्स करते हुए देखा और वहां तक पहुंचते हुए देखा। और आज के टाइम पे उनके जो बाकी कलीग्स है या सेम बैचमेट्स है, वो लाख रुपए तक भी नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल। आप अपनी पिच तैयार करो, रोड मैप तैयार करो, सारी चीजों को अलाइन करो, उसके बाद आप वर्किंग स्टार्ट कर दो। 9 to 6 आप जॉब करते हैं जी, 6 to 10 आप अपनी फैमिली को दीजिए जी, या 7 to 10 अपनी फैमिली को दीजिए। और रात से 10-12 या 12 से 2 बजे का टाइम आप अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए दीजिए। बिल्कुल, सारी चीज आप बैलेंस। 3 से 5 साल अगर आपने कर लिया तो आपको 30 से 50 साल रोना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। वरना सारी लोग बोलते हैं कि सर सोएंगे कब, आप अभी कर सकते हैं जब आप अपने 20s में है, अर्ली 30s में है, आप तभी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये काम आप 50-55 साल की उम्र में नहीं कर सकते। तब आप यही कहोगे मैं ये कर सकता। तो या तो 3 से 5 साल अपने ऊपर लगाइए, अपने स्किल्स को एनहेंस कीजिए, अपनी क्वालिटीज को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को उस लेवल पर लेकर आइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको खोने से डरे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन आपको खोने से डरे। तभी तो इतने इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं ना। बिल्कुल। हर 3 महीने 6 महीने में अगर आपकी कंपनी आपको प्रमोट कर रही है जी, कहीं ना कहीं कंपनी को पता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि एसेट है। राइट। तो आप अगर एसेट टाइप मटेरियल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी आपको लॉज नहीं करेगी और आपको जाने ही नहीं देगी। जाने नहीं देगी। और जाएंगे तो आप फिर GM बन के जाएंगे कहीं। बिल्कुल। 2025 चल रहा है अभी,
एआई काफ़ी जोर शोर से आ चुका है, लोगों की जॉब्स जा रही है, लेकिन एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि 2026-27 में एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो 20 साल से काम कर रही है, बावजूद उसके लिए एम्प्लॉय रिटेंशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एआई आए या ना आए उसको क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका कल्चर बहुत अच्छा है जी। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानते हैं, उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी है, उनके अंदर ओनरशिप है, जी, तो एआई का फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। आपने अपने एम्प्लॉय को तैयार कर दिया है कि वो एआई को मास्टर करे, एआई को आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम में ले, जी, तो एआई उसके ऊपर कभी जा ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो कई बार ये क्वेश्चन मेरे सामने बहुत बार आता है कि एआई आ रहा, लोगों की जॉब जा रही है, एआई आ रहा, या वो एआई हम पे रूल करेंगे। रूल करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आप एआई को मास्टर कर लीजिए ना, एआई को लगाइए ना अपने काम पर। जी। तो एम्प्लॉय रिटेंशन और एआई आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जहां पे ऑलरेडी एम्प्लॉय रिटेंशन एक बड़ा चैलेंज है। ओके। बट अगर आपका एम्प्लॉय आपके लिए एसेट टाइप है, उसके स्किल इनहेंस्ड है, आपने एक अच्छा कल्चर बिल्ड कर रखा है, वो नहीं जाएगा। आप पीछे जाइए ना, आज से 10-20 साल पीछे जाइए ना, कहाँ जाते थे लोग जॉब छोड़ के? हम अपने पेरेंट्स से, अपने चाचा ताऊ टाइप लोगों से, अंकल लोगों से सुनते थे, फ्ला प्राइवेट कंपनी में मैंने 20 साल निकाल दिए, कंफर्टेबल सीट मिल गई, कल्चर निकाल दिए। दूसरा छोड़िए, मैं यही अपना नोएडा सेक्टर 18 की बात करता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम सेशंस के लिए जाता हूँ। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को 20 साल से जानता हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में 20 इयर्स से वो वही काम कर रही हैं, छोड़ ही नहीं रहे। कल्चर बहुत ज्यादा, कल्चर बहुत अच्छा मैटर करता है। ऐसा नहीं कंफर्ट की वजह से नहीं छोड़ रहे। इंसान दो चीजों की वजह से जॉब छोड़ता है, एक कल्चर और एक पे आउट। राइट। या तो आप पे मास्टर बहुत अच्छे हो, कल्चर टॉक्सिक होगा तो भी एम्प्लॉय रिटेन करता है, अगर पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है। दूसरी तरफ मैक्सिमम एम्प्लॉय कभी भी सैलरी इंक्रीमेंट की वजह से जॉब नहीं छोड़ता, वो जॉब छोड़ता कल्चर की वजह से। जी। अगर आपकी कंपनी का कल्चर अच्छा है, वो सालों साल बिताता है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा था ना कि यहाँ तक पानी आता हम एड़ी उठा देते, तो यहाँ तक परेशानी आती है ऑफिस में तो एड़ी उठा लेते लोग, लेकिन जब सर से पानी पड़ जाता है तो भाई अब इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं होता, अब मैं रिजाइन डालूंगा। आजकल कई कंपनीज में एम्प्लॉय एंगेजमेंट के नाम पर कहीं बाहर ले जाते हैं, उन्हें आउटिंग पे ले जाते हैं या कभी लंच पे बाहर ले जाते हैं, तो इससे क्या टीम मैनेजमेंट और कल्चर अच्छा बिल्ड होता है? डिपेंड करता है कि ले जाने वालों का पर्पज क्या है। राइट। अगर मैं बात करूं टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, जैसे मेरे पास लगभग 500 प्लस टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं जो कि डिजाइन्ड एक्टिविटीज हैं। ओके। विद प्रॉप्स और विदाउट प्रॉप्स, विद पर्टिकुलर आउटकम। डिजाइन मतलब पहले से सारी चीजें, मतलब उनके मतलब मैं एग्जांपल देता हूं आपको जी। कि जैसे एक कॉर्पोरेट हमें अप्रोच करता है कि हमें अपनी कंपनी के अंदर लीडरशिप डेवलप करनी है, और हम पर्टिकुलर दिन यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं 3 से 5 घंटे का, जहाँ पे हम जाएंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, गेम्स करेंगे। आप 2 घंटे के लिए आइए और लीडरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हमें कराइए। वाओ। तो हम लोग उनको जो 2 घंटे एक्टिविटीज देते हैं, वो वही एक्टिविटीज होती है जो एक्सट्रीम लेवल पर फन होता है, हाईली एंगेजिंग होती है, लेकिन उस 2 घंटे के बाद जब उनसे फीडबैक लिया जाता आपने क्या सीखा, तो वो यहाँ पे बता रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे सीखा कि टीम को लीड कैसे करना है, कोलैबोरेट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है। एट द सेम टाइम कई बार क्रॉस फंक्शनल बहुत बड़ा चैलेंज है, जो ब्लेम गेम की हमने बात की थी, कि एक टीम दूसरी टीम के ऊपर ब्लेम करती रहती है कि इनकी वजह से डिले हुआ, एचआर से हमारे पास नोटिस डिले आया, या फिर फाइनेंस ने डिले किया, सेल्स ने किया। जैसे एसबीआई की बात करते हैं तो आप उस टेबल पे जाओ, उस टेबल पे जाओ, वैसे कई कंपनीज में भी होता है कि उसके पास जाओ, उसके पास। देखिए आपने हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे, लेकिन आपने एसबीआई नाम लिया जी, क्योंकि एक इतना बड़ा नाम बन चुका है एसबीआई इस फील्ड में। ऑल्दो अभी वो इमेज सुधारने के लिए महेंद्र सिंह धोनी के साथ एड्स करा रहे हैं कि हम स्पीड फास्ट हो गए, बट ये चीजें एक्चुअल में होती है। एम्प्लॉय का नाम नहीं लिया हमने, एसबीआई का नाम लिया। राइट। तो जब हम लोग ये बात करते हैं तो हम लोग हमेशा वहीं पे यही बोलते हैं कि जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं, अगर आप आज भी वही लेमन रेस करा रही हैं, पैरों पे पट्टी बांध के करा रहे हैं, और छोटी मोटी एक्टिविटीज, दे आर फन एक्टिविटीज, उससे मस्ती होगी, आउटकम कुछ नहीं निकलेगा। हाँ,
स्ट्रेस बस्टर अच्छी है कि एम्प्लॉय खुश हो जाएगा कि हमें बाहर लेकर आए, हमें डांस कराया, ड्रिंक्स कराई, मस्ती हुई, एंजॉय किया, डिनर किया, चिल किया। लेकिन अगर आपको आउटकम निकालना है तो आपको उन डिजाइन्ड एक्टिविटीज को लेना पड़ेगा। आपको अपनी कंपनी के उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो डिजाइन्ड एक्टिविटीज आपको हेल्प करेंगी उस चीज को सॉल्व करने में। कि लाइक वो थोड़ा फन वे में भी चला गया और ट्रेनिंग भी हो गई। बट कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं कि बस वो बाहर गए और थोड़ा मतलब आउटिंग करा दी, वापस आ गए, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कोई आउटपुट निकलता। आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, आपका पैसा खर्च हुआ है, रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपका एम्प्लॉय ये बोलेगा कि हाँ ठीक था, मजा आया, लेकिन आउटकम नहीं निकलेगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि आउटिंग पे ले जाते हैं अपनी टीम को और वहां पे भी उसे 4 बातें सुना देते हैं और वो बहुत स्ट्रेस्ड होके वापस आता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि अगेन आप लीडर हैं या बॉस हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। हम लोग बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ जाते हैं जहाँ पे हमें स्पेशली कॉर्पोरेट की तरफ से बोला जाता है कि सर ट्रेनिंग हॉल नहीं चाहिए, ट्रेनिंग हॉल नहीं चाहिए। जो होगा टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के थ्रू होगा, एंगेजमेंट के थ्रू होगा। आप जिस भी तरह से हमारे एम्प्लॉयज को एंगेज करना चाहते हैं कीजिए, वहां पे कोई भाषण नहीं चाहिए, ना आपका ना हमारा। लोगों को एंजॉय करने दीजिए। तो हम लोग वही एक्टिविटीज भी डिजाइन करके देते हैं। कुछ कॉर्पोरेट है जो 2-2, 3-3 दिन की टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कराते हैं, उसमें योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, वो उनकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स की थोड़े सेशंस कराते हैं हमसे, डीप मेडिटेशन, स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज कराते हैं। और उनकी आप देखिए वो सारी कंपनीज ऐसी होती जो ग्रेट प्लेस टू वर्क में आती है, जहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया कि पर्पज क्या है जी। अगर जाने के बाद आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने पैसा तो खर्च किया है, आउटकम नहीं निकला। आउटकम क्यों नहीं निकला? क्योंकि आपने उसको प्लान नहीं किया था। राइट। हम गुड़गांव में बैठे हैं, आपने गुड़गांव में कोई रेस्टोरेंट बुक किया, वहां पे अपनी टीम को ले गए, थोड़ी देर डांस हुआ, थोड़ी देर मस्ती हुई, लोगों ने डिनर किया, ड्रिंक्स किया और वापस आ गए। फायदा क्या हुआ? बिल्कुल। अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर इवेंट को भी प्लान करना पड़ेगा। आपको या तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए जी, बाहर से कोई टीम बुलाइए। आपकी समझ के बाहर है तो प्रोफेशनल टीम मदद क्यों करती है? क्योंकि उस एचआर को तो वो टीम रोज ऑफिस में देख ही रही है ना। जी जी जी। बाहर जाने के बाद वो अगर ऑर्डर्स देंगे वो नहीं मानेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो रोज उनसे कांटेक्ट कर रही है। लेकिन जब एक नया चेहरा आता है, नया फेस आता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं, नई एक्साइटमेंट भी होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अभी आप अपने फोन पे व्हाट्सएप खोलें अपना, अगर तो कई सौ चैट होंगी जो आपने खोली भी नहीं है जी, लेकिन एक न्यू नंबर से आपको मैसेज आ जाए, राइट, सिर्फ हेलो लिखा हुआ, ये कौन है ये, तुरंत आप क्वेश्चन मार्क के साथ बोलते हैं हु इज दिस। राइट। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि जब एक नई टीम आती है वो एक नई माइंडसेट के साथ आती है, नई एक्टिविटीज के साथ आती है और एक नया स्पार्क लेकर आती है। लोगों में क्यूरियोसिटी भी होता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि एचआर के साथ रोज डील कर रही है तो सेम बात ही बताएगा, पता ही है हमें तो। कुछ ऐसी फनी चीजें भी होती है कि कई बार मतलब मैनेजर के सामने तो जो जूनियर कैंडिडेट्स होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, नहीं पीठ पीछे कहते हैं तो बेवकूफ है, ऐसे तो कुछ समझ में खुद को नहीं आता है, मुझे डांटने चला है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? हर जूनियर एम्प्लॉय को अपना बॉस बेवकूफ ही लगता है। हर जगह सच नहीं है, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे एक्चुअल में उनको लीडरशिप रोल पे दिखाई देता है बॉस, तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव अलग होता है जी। जैसे मैंने राहुल का एग्जांपल दिया था आपको जी, कि वहाँ पे वो एम्प्लॉय डेडिकेटेड है, लोग सीखते भी है क्योंकि वहाँ पे लीडर है जी। बट एट द सेम टाइम हर बॉस बुरा नहीं होता जी। बस डिफरेंस जो आता है वो आता है नजरिए का। बिल्कुल। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जूनियर एम्प्लॉय हूँ, 20,000 रुपए सैलरी लेता हूँ, तो मुझे उतना ही काम दिया गया है, लेकिन जो बॉस है उसको बहुत डायमेंशंस में देखना होता है, राइट, उसको बहुत चीजें हैंडल करनी होती हैं जी। अधिकारी का मतलब होता है अधिक कार्य करने वाला, जो अधिकारी की पोजीशन में बैठा है वो काम भी अधिक कर रहा है, तो बेवकूफ नहीं है, लेकिन उसको उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता जिन चीजों से एम्प्लॉय को फर्क पड़ता है, राइट, क्योंकि उसके दिमाग में ना की कोई पिक्चर नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, जैसे कोई स्टार्टअप है या कोई बड़ा यूनिकॉर्न है, उन्होंने टारगेट किया कि हमारा एनुअल टर्नओवर 100 CR है, बट इस साल हम लोग 200 CR नहीं, इस साल हम लोग 500 करोड़ करेंगे जी। इस चीज को हर वो ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा जो उस विजन के साथ अलाइंड है जी। लेकिन सबसे ज्यादा जो शोर मचाएगा वो जूनियर एम्प्लॉय मचाएगा। बिल्कुल। अरे बेवकूफ है क्या, पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या, कैसे हो सकता है? सीमित है, उसकी नॉलेज सीमित होने के साथ उसका विजन बहुत छोटा है
राइट लेकिन जो अधिकारी लेवल पर बैठे हुए हैं वो उस विजन को देख रहे हैं, वो उस विजन को जी रहे हैं। राइट, वो फ्यूचर देख रहे हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको, मिस्टर डिज्नी का। डिज्नीलैंड जब बना उससे पहले मिस्टर डिज्नी 300 से ज्यादा बैंक्स के पास गए, ओके, मोर देन 300 बैंक्स, और सबसे जाके उन्होंने लोन मांगा कि मैं एक इस तरह का डिज्नीलैंड बनाना चाहता हूँ, थीम पार्क, अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता हूँ जहाँ पे बच्चे आएंगे, गेम्स खेलेंगे। हर बैंक ने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप करोड़ों डॉलर का लोन मांगने आए हो, आपकी वर्थ कुछ नहीं है उस लेवल को पे करने की, और जो आप बनाना चाहते हो वो हवा में है जी। 300 बैंक्स के बाद शायद 303वां या 4वां बैंक था, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं, कोई एक बैंक तैयार हुआ उनके इस ड्रीम में इन्वेस्ट करने के लिए। डिज्नीलैंड बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन जहां तक मुझे ये स्टोरी ध्यान है कि डिज्नीलैंड के पूरा होने से पहले ही मिस्टर डिज्नी की डेथ हो गई। तो जो उनके मैनेजर कम फ्रेंड थे जो उस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, और उनका कोई भतीजा या भांजा एक दिन खड़े होकर बात कर रहे, तो उनका जो भतीजा वो बोलता है कि अगर आज अंकल डिज्नी होते तो अपने इस प्रोजेक्ट को देख के बहुत खुश होते। तो जो उनके पार्टनर का मैनेजर थे वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा मिस्टर डिज्नी इस प्रोजेक्ट को अपने विजन में ऑलरेडी देख चुके थे, बना चुके थे, तभी ये प्रोजेक्ट यहाँ पर खड़ा है। और जितने भी बड़े यूनिकॉर्न्स है, जितनी भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, या जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ऑलरेडी उस विजन को देख चुके थे, तभी ऑर्गेनाइजेशंस आज उतनी बड़ी है। क्या बात है। तो ये कहना कि बॉस बेवकूफ है वो दर्शाता है कि अभी हमारा जो विजन है वो बहुत छोटा है, हम उन सारी डायमेंशंस को नहीं देख पा रहे हैं। और जैसे अभी डिज्नी जी का हमारा एग्जांपल चल रहा था, तो 300 से ज्यादा बैंक्स को अप्रोच करने के लिए बहुत हमारा EQ लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपका विजन क्लियर है ना, आपका व्हाई क्लियर है। व्हाई इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट देन हाउ। कोई चीज करनी क्यों है, ये बात बहुत जरूरी है इस बात से कि वो काम करना कैसे है। तो जब आपका व्हाई क्लियर होता है, हाउ के हजारों रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन नॉर्मली लोग 8-10 ट्राई करने के बाद में गिव अप कर देते हैं। 300 से ज्यादा टाइम्स उन्होंने ट्राई किया, आज एक सक्सेसफुल अपने विजन को किया, वो तभी पहुंच पाती है। बिल्कुल। ऐसे 5 पॉइंट्स जो एक वीक मैनेजर की निशानी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है माइक्रो मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला और सबसे बड़ा। कई बार हमें लगता है कि ये इंसान अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, मुझे बहुत नजर रखनी चाहिए। आप एक मैनेजर हैं, लेकिन आप HR के काम में भी टांग अड़ा रही हैं जी, आप फाइनेंस में भी टांग अड़ा रही हैं आप सेल्स में भी टांग अड़ा रही हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा कंपनी की ग्रोथ रुकती है। क्योंकि फिर वो अपनी क्रिएटिविटी लगाना बंद कर देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी लगाना बंद कर देते हैं। जब सब कुछ आपको ही देखना है तो हम अपनी क्रिएटिविटी क्यों लगाएं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो मैं पॉइंट मानता हूँ एक वीक मैनेजर की निशानी, वो उसका माइक्रो मैनेजमेंट। दूसरी मैं बात करूँ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कई बार हम लोग कम्युनिकेट करने की जगह ऑर्डर देने लग जाते हैं, और जहां कम्युनिकेशन ऑर्डर्स की फॉर्म में चला जाता है जी, वहां पे इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कम्युनिकेट करना, ऑर्डर देना में। तीसरा मैं बात करूं अगर, तो इस पॉइंट को मानता हूं जिसको बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। हम लोग फीडबैक अच्छा ही क्यों चाहते हैं अगर जब बात फीडबैक की हुई है तो फीडबैक को फीडबैक के तरीके से लिया जाना चाहिए, एक्सेप्ट करो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर फीडबैक दिया गया तो सिर्फ अच्छा फीडबैक होना चाहिए, जबकि फीडबैक अच्छा और बुरा दोनों होना चाहिए, वो हमारी एक्सेप्टेंस के अंदर आना चाहिए। चौथे जो मैं बात करूं कि जब हम लोग काम डेलीगेट करते हैं किसी को भी, तो वो काम एक लीडर की तरह आपको देना चाहिए, ना कि बॉस की तरह। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ EQ लेवल्स। एक मैनेजर के अंदर अगर EQ नहीं है, इम्पैथी नहीं है, शॉर्ट टेम्पर है, इम्पैथी अगर नहीं है, तो दूसरे इंसान की सिचुएशन को कभी समझ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। और समझ नहीं पाएगा तो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो फिर हमेशा कन्विंस करने की कोशिश करेगा। राइट। तो ये 5 चीजें मैं मानता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा मैं मानता हूँ माइक्रो मैनेजमेंट। ओके। इम्पैथी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जहाँ आप कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, चीजें होना बेकार होना स्टार्ट हो जाती है। और फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, फीडबैक लेना और फीडबैक देना और एक्सेप्ट करना, दोनों एक साथ होना चाहिए। बचपन में कई बार सीखता था, जैसे मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, तो एक बुक है मिस्टर डेल कार्नेगी की लिखी हुई बुक है, और मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ। बुक का नाम है हिंदी में लोक व्यवहार, और इंग्लिश में उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो बुक बहुत कुछ सिखाती है। okay. तो उस बुक में मुझे समझ में आया कि आप अप्रिशिएट दुनिया के बीच में कीजिए और गलतियां प्राइवेट में बताइए।
राइट। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। जी जी जी। हम लोग उल्टा करते हैं। हम भरी मार्केट में ऑफिस के बीचों बीच खड़े हो गए, कई बार किसी एम्प्लॉय की इंसल्ट करते हैं, उसकी गलतियां गिनाते हैं, जस्ट बिकॉज अपना पावर शो करने के लिए। पावर का सही यूज होना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बातचीत में एक बहुत खूबसूरत बात कही कि फीडबैक देना और लेना दोनों होना चाहिए। तो कंपनीज में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं जिन्हें हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं वो हमें रेटिंग्स देते हैं, राइट, कि इसकी रेटिंग ये, इसकी रेटिंग ये। तो कई बार एम्प्लॉयज को लगता है कि मेरी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इंटेंशनली इन्होंने पर्सनल इश्यूज के चलते मेरी रेटिंग कम कर दी। तो मुझे जहाँ तक लगता है तो उस मैनेजर के नीचे जितने एम्प्लॉयज आते हैं जो उनको रिपोर्ट करते हैं उनको भी ये राइट देना चाहिए कि आप सब अपने मैनेजर को रेटिंग दो। बिल्कुल होना चाहिए मैम, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने बोला ना कि अगर देखिए वहां पे एक चैलेंज क्या आता है कि एम्प्लॉय को सबसे बड़ा डर है, कुछ आगे भी कुछ नहीं बोल सकता कि उसकी जॉब खतरे में आ जाएगी जी। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, आपके पास एक अनोनिमस बॉक्स होना चाहिए जी। आप डायरेक्ट मत दीजिए फीडबैक कि एम्प्लॉय नहीं देगा, रियल फीडबैक नहीं देगा, मुंह पे अच्छी अच्छी बातें ही करेगा जी जी। लेकिन उस कंप्लेंट बॉक्स में या उस सुझाव पत्र पेटी में वो अपना फीडबैक डाल सकता है। बिल्कुल। और वो चीज आपको हेल्प करेगी कि कहीं आपने एक गलत मैनेजर को एक अच्छी टीम के ऊपर तो खड़ा नहीं कर दिया है। मुझे लगता है कि रेटिंग वाला सिस्टम अगर ये आ गया, जहाँ एम्प्लॉयज अपने मैनेजर को भी रेटिंग देने स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में अक्सर एक एग्जांपल देके लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि दो टीम्स हैं, एक टीम में का लीडर शेर है और उसके पीछे 50 गधे खड़े हैं जो उसे जी हाँ कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है जिसका लीडर एक गधा है लेकिन पीछे 50 शेर हैं। ओके, तो बताओ कौन सी टीम की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? और 99% लोग बोलते हैं ऑब्वियसली जिन 50 शेरों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि 50 शेर है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस किससे ले रहे हैं। राइट। अगर लीडर एक शेर है तो 50 कम क्वालिटी वाले लोगों से भी, कम लो एफिशिएंसी वाले लोगों से बहुत अच्छा काम करा सकता है। बट अगर लीडर ही एफिशिएंट नहीं है तो 50 अच्छा आपके पास जो टैलेंट है नॉर्मली आप उसको भी सरप्राइज कर देते हैं। गधे को आप जो बोलोगे, गधे के पास अपना दिमाग नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। वो उनकी बात सुन के उसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। और एक गधा अगर सबको इंस्ट्रक्शंस देगा तो उसके पास खुद का दिमाग नहीं है। इसी क्वालिटीज में मतलब कि जो वीक मैनेजर की हम लोग बातें करते हैं 5 निशानियों में, एक और ऐड करना चाहूंगा जो इस पॉइंट से निकल कर आया वो हुआ टैलेंट को सप्रेस करना, टैलेंट को दबाना। राइट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं लेकिन हमारी इनसिक्योरिटीज होती है जिसकी वजह से हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते। किस टाइप की इनसिक्योरिटीज? एग्जाम्पल ले मतलब एग्जाम्पल है खाली जी। जैसे आज के टाइम पर कॉमेडी में द कपिल शर्मा शो सबसे बेस्ट चलता है जी। लेकिन आप नोटिस कीजिए 10 सालों में जो भी पार्टिसिपेंट या जो भी एक्टर बहुत अच्छी कॉमेडी करता है वो कई बार अगले एपिसोड में दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सुप्रीम है उससे ऊपर जा रहा है तो लोग उसको ज्यादा लाइक करने लग जाते हैं, उस कैरेक्टर को लाइक करने लग जाते हैं, उसको ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। तो अगले एपिसोड में या अगले सीजन में उस पार्ट को, उस कैंडिडेट को वहां से हटा दिया जाता है। और ऐसे बहुत कैंडिडेट्स आए गए। इस चीज को जब हम लोग कॉर्पोरेट के अंदर देखते हैं तो कई बार बहुत टैलेंट आता है जी। लेकिन मैनेजर्स को एक इनसिक्योरिटी होती है कि ये मुझे पार कर जाएगा, मुझे क्रॉस कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा जी। तो वो उसको उन चीजों में अटकाने लग जाता है जो उसके काम की नहीं है। बेवजह का टारगेट करना, रेटिंग्स कम देना, शाम को 5 बजे निकलने वाला ऑफिस का काम खत्म करिए तब उसको कोई टास्क असाइन कर देना जी, उसको बाकी चीजों में, क्योंकि वो उसकी इनसिक्योरिटी है। उसके साथ वो माइक्रो मैनेजमेंट स्टार्ट कर देता है जिससे कि एक टैलेंट खराब हो रहा है। राइट। तो एक मैनेजर की जो 5 खामियां है उसमें एक एड ऑन है कि आप अगर किसी टैलेंट को सप्रेस कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। 100% ट्रू, ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। ओके, जैसे भी हम एक अच्छे कैंडिडेट की भी बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू लेते टाइम में मैनेजर को कैंडिडेट में क्या क्या देखना चाहिए? डिपेंड करता है जो इंटरव्यूअर है वो किस माइंडसेट वाले हैं। आप किसी पोस्ट के लिए किसी इंसान को हायर कर रही हैं या किसी पर्पज के लिए हायर कर रही हैं जी। कई बार ऐसा होता है ना, हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में फंसकर अपना 100% इंटरव्यू में कैंडिडेट नहीं दे पाते हैं। इसको मैं पर्सनली बहुत अच्छे से अपने साथ लिंक कर सकता हूँ
क्योंकि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम हरियाणा। ओके जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो हरियाणा स्कूल से हुई, गवर्नमेंट स्कूल से हुई। जी। उसके बाद जब मैं कॉर्पोरेट के अंदर आया तो मुझे बहुत बड़ा चैलेंज फील हुआ ये वाला लैंग्वेज बैरियर। और लैंग्वेज में भी जो मेरा टोन है, मेरा जो एक्सेंट हरियाणवी, प्योर हरियाणवी। ओके तो मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर जाता हूँ, बट जब मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूँ तो मैं फिर कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आज भी हमारे लिए मनोज वाजपेयी का मैंने डायलॉग सुना था द कपिल शर्मा शो में ही, कि आज भी हिंदुस्तान के लिए इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, एक स्किल है। 100% और उस स्किल के चक्कर में फंस के हम लोग कई बार फंस जाते हैं। तो हम इसको दोनों तरफ से लेते हैं कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेने के साथ साथ उस पर्पज को माइंड में रख के इंटरव्यू लें कि किस पर्पज से इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी पार्टिसिपेंट को हायर किया जा रहा है, वो स्किल्स है या नहीं, वो स्किल्स है या नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम के वन ऑफ द बेस्ट जो मैं बात करूं कैप्टन में रोहित शर्मा आते हैं जी, जिन्होंने अभी हमें वर्ल्ड कप दिलाया, टेस्ट सीरीज जीता, बहुत सारे अवार्ड्स उनके नाम है जी। लेकिन वो सब कुछ भूल जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो दुनिया की सबसे महंगी सबसे बड़ी क्रिकेट टीम को हेड करता है, मिस्टर रोहित शर्मा जी, बात करते करते ये वो कर लो, वो मोदी जी के साथ बैठे हुए वर्ड्स भूल गए, वो बैटिंग करने जाते हैं वो अपना बैट भूल जाते हैं। लेकिन क्या वो एक्चुअल में उनका कम्युनिकेशन मैटर करता है? नहीं मैटर करता, क्योंकि वहां पे उनके कम्युनिकेशन से बड़ी उनकी लीडरशिप है। बिल्कुल, कि वो क्रिकेट कैसा खिला रहे हो, टीम को मैनेज कैसे कर रहे हैं। exactly. तो जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं आपके माइंड में उसकी हिंदी इंग्लिश या लैंग्वेज से बड़ी चीज होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप ऐसी डेजिग्नेशन के लिए ऐसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं जहाँ पे उसको क्लाइंट डीलिंग बहुत अच्छी करनी है या इंटरनेशनल क्लाइंट है या फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मस्ट है, वहां पे लैंग्वेज बहुत मैटर करेगी। राइट। बट अगर वो टेक्निकल डिपार्टमेंट वाला बंदा है या वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला इंसान है जी, वहां पे वो चीजें मैटर नहीं करेंगी। वहां पे आप उसके स्किल्स को चेक कीजिए। बिल्कुल। अगर आप इस चीज को देखते हैं तो आप सही हायरिंग कर सकते लोग हैं। अपना इंटरव्यू खराब कर देते हैं इस चक्कर में, हो जाता है। इनफैक्ट मैं तो कई बार बोलता हूँ कि यहाँ पे एक गलती एचआर भी करते हैं जी, कि आपने 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, जी, कोई एक इंसान सिलेक्ट हुआ, 9 इंसान रिजेक्ट हुए, जी, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि वो 9 इंसान इस बात को जानने का हक रखते हैं कि उनको रिजेक्ट क्यों किया गया? 100% ट्रू। लेकिन नहीं होता। इस पे किसी ने आज तक मुझे नहीं लगता सोचा है। सोचना चाहिए। आप बताओ उन्हें रीजन ताकि उस पे वो काम करें, पॉलिश कर सके। आपने इनफैक्ट वो खुद अब आपके कॉल कर रहे हैं बार बार, जिस मेल से उन्होंने आपको अपना रिज्यूमे भेजा था, जिस पे आपने उनके साथ टाइमिंग कम्युनिकेट की, जिस टाइम पे वो आकर इंटरव्यू देकर गए हैं, उनका एटलीस्ट इतना हक तो बनता है कि आपने उनको किस पार्ट पे रिजेक्ट किया है ताकि वो उसके ऊपर काम करके एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा पाए। रह जाते हैं शायद मेरी एकेडमिक पूरी नहीं थी, क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट थी, या फिर मैंने सैलरी ज्यादा डिमांड कर ली, या मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी। लोग 3-4 चीजें माइंड में सोचते रहते हैं। जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हो ना, बकायदा आप उसके सीवी के ऊपर पॉइंट्स लिख भी रहे होते हो कि क्या इसकी चीजें अच्छी है क्या नहीं। 10 में से आपने 1 को हायर किया, 9 को मना कर दिया, मना भी नहीं किया, वो खुद कॉल करके पूछते हैं कि व्हाट्स द अपडेट, व्हाट्स द अपडेट। तो अगर ये कल्चर बिल्ड हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि वो जहां अगली कंपनी के अंदर ज्वाइन करेगा उस पे वो काम करके जाएगा, प्लस वो आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन का एड ऑन करेगा। किस पर्टिकुलर कंपनी के इस पर्टिकुलर एचआर ने मुझे हेल्प किया ये बताने में कि मेरे अंदर कमियां क्या थी, और मैंने इस स्किल पे काम किया। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब एचआर वेंडर से कनेक्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले और खत्म होने तक के बीच बाद में क्या चेंजेस आते हैं? ये ना आपने पूजा जी बहुत कमाल का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग रोज फेस करते हैं। क्योंकि बीइंग ट्रेनिंग कंपनी हमारा रोज का कम्युनिकेशन होता है एचआर्स के साथ, और कई बार हम लोग फील करते हैं कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के अंदर कोई टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होनी है, ट्रेनिंग होनी है, कोई उनका फैमिली डे है, कोई भी इवेंट है, तो जब हमारे पास कॉल आता है ना, तो कॉल ऐसे आता है कि आज ही प्रेजेंटेशन बना के एज सुन एज पॉसिबल आप सबमिट कर दीजिए। 3 बजे कॉल आएगा कि प्लीज आज ही दे दीजिए, हमें ऊपर सीनियर्स को दिखाना है, 5 बजे तक दे दीजिए। जी। हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं पर भी हैं, हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं, तुरंत उनको भेजते हैं जी। भेजने के बाद एकदम से एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अब हम फॉलो अप कर रहे हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन कि क्या अपडेट है, क्या है। हो सकता है कि एचआर ने मल्टीपल वेंडर से मंगवाया हो कोटेशन, तो जिस एक से मंगवाया वो उसके साथ प्रोसेस कर जाते हैं जी। बाकी 3 फॉलो अप्स ले रहे हैं, वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, कोई अपडेट नहीं दे रहे,
कोई फोन भी नहीं उठा रहे। एट द सेम टाइम अगर वो उस पर्टिकुलर वेंडर के साथ ही कर रहे हैं तो इवेंट हो गया, इवेंट होने के बाद अब वो वेंडर उसके साथ फॉलो अप कर रहा है एचआर के साथ फॉर पेमेंट्स। एंड वहां से रिप्लाई आता है कई बार कि जी फाइनेंस में भेज दिया है, दे विल पे यू। जब आप हमारे साथ एक वेंडर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो इवेंट के लिए, जी तो वो पार्ट भी तो एक आपका ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए, उस पेमेंट को टाइमली डिलीवर कराने का, दिलवाने का। लेकिन कई बार ये कम्युनिकेशन हम बहुत बड़ा फील करते हैं। सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं? रोज ही लगता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। जैसे मैं काम कर रहा हूँ फार्मा कंपनी में बात करूँ तो ग्लेनमार्क फार्मा के साथ मैं काम करता हूँ, या साइनोकेम फार्मा के साथ काम करता हूँ। वहाँ के एचआर हेड्स इतना रिस्पॉन्स करते हैं कि अगर पेमेंट डिले भी हो रही है तो बात करते हैं कि अभी थोड़ा सा डिले होगा, अपडेट करते हैं, अपडेट देते हैं। आपको फॉलो अप लेने की जरूरत, हमें फॉलो अप लेनी। मैंने अभी मानेसर में ही प्रोस्पिरा है कंपनी जो ब्रिजस्टोन टायर्स बनाती है जी, उसके साथ हम लोग काम करते हैं हर साल। वहां से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, पेमेंट डिले भी हो रही होती है, अपडेट आता है, राइट, तो अच्छा लगता है। पेमेंट डिले होना इश्यू नहीं है, अपडेट ना मिलना इश्यू है, बार हमें फॉलो अप करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो जो इक्वालिटी है, राइट, वो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक वेंडर के बीच इक्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, कि आप पे कर रहे हैं, उसके बदले वेंडर सर्विस पे कर रहा है, बिल्कुल, तो सर्विस के इक्विवेलेंट आप पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो काम खत्म होने के बाद भी इक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ओके, आपने बहुत सही कहा एंड थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे लगता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, और जो लोग कंपनी में गलतियां कर रहे, जो चाहे कंपनी के ओनर्स हो, मैनेजर्स हो, या किसी भी पोस्ट पे वो इस अगर वीडियो को देखेंगे तो लाइफ में अपनी इम्प्लीमेंट करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं, अपने मेंटल स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आज की जो भी बातचीत हुई, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।